Hello dosto, how are you? I hope you all are doing fantastic. So now let's begin with the revision of fourth chapter of SCMP which is cost management techniques. अभी ये चैप्टर का रिवीजन हम स्टार्ट करें उससे पहले ये चैप्टर का इंडेक्स देख लेते हैं। ये चैप्टर एकदम छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा और इसके अंदर 4 टेक्निक्स है, ओनली 4 टेक्निक्स। कौन से? फर्स्ट इज टारगेट कॉस्टिंग, दूसरा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तीसरा है परेटो एनालिसिस एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी आपको लगता होगा कि सर 4 ही टेक्निक है तो ये चैप्टर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट वेट, ये चैप्टर में से एक अटेम्प्ट में आईसीआई ने कुछ 35-40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे सिर्फ ये एक चैप्टर में से। एंड एवरी अटेम्प्ट में ये कॉस्टिंग के पेपर में ये चैप्टर में से अराउंड 8 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में होता ही है। सो फ्रॉम इंपॉर्टेंस पर्सपेक्टिव ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट, टॉपिक वाइज टॉपिक और टेक्निक वाइज टेक्निक देखेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ फोर्थ चैप्टर विच इज कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। अभी ये 4 टेक्निक्स हम ये चैप्टर में देखेंगे। उसके पहले यहां पे वो लोग ने दिया है कि भाई कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन का एक डेफिनेशन और कुछ परक्विजिट्स एक्सेट्रा यहां पे दिए हैं। अभी व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन? लेट्स टेक इन सिंपल एग्जांपल। अगर ये साल हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस के स्टार्ट में हमने सोचा है कि भाई हमें ये साल 2 लाख का कॉस्ट इनकर करना है। सो व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? Cost control is nothing but ensuring that our cost of our business for this year does not exceed 2 lakh। यानी हमें क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई ये साल जो हमने टारगेट सेट किया है 2 लाख का, उससे ज्यादा हमारा कॉस्ट इनकर ना हो। सो वी हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन? कॉस्ट रिडक्शन इज नथिंग बट अगर हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई ये साल हम 2 लाख तक खर्चा इनकर कर सकते हैं, तो यू मस्ट सी कि भाई 2 लाख से कम में क्या हम बिजनेस कर सकते हैं। कैन वी रिड्यूस द कॉस्ट इन एनी वे? कहां हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं? क्या कोई टेक्निक सप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो सके? तो दैट इज नथिंग बट कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल मतलब यू हैव टू इंश्योर कि योर कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड, एंड कॉस्ट रिडक्शन इज नथिंग बट चैलेंजिंग द स्टैंडर्ड एंड ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट। आईसीआई ने क्या मतलब दिया है वो पढ़ते हैं। What is cost control? Cost control means regulating cost through comparing with the target। यानी जो टारगेट सेट किया है उससे कंपेयर करके कॉस्ट को रेगुलेट करना है, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। टारगेट के ना इधर भी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनली भी हम टारगेट सेट कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी, यानी बाकी कंपनीज कितना कॉस्ट इनकर करती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो बेंचमार्किंग करके भी हम टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी ये जो कॉस्ट कंट्रोल है दैट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। मतलब ये साल हमने सोचा है कि भाई 2 लाख तक का कॉस्ट इनकर करना है, नेक्स्ट ईयर हमने सोचा रहेगा शायद 3 लाख तक का करना है, तो ये परमानेंट नेचर का नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल इज सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंड इंश्योरिंग कि भाई वो स्टैंडर्ड मीट हो रहा है। अभी और क्या दिया? इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर दैट फोकस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये पास्ट में देखते हैं कि भाई लास्ट ईयर अगर हमने 1.5 लाख का कॉस्ट इनकर किया है तो ये साल इन्फ्लेशन कंसिडर करके 2 लाख तक ही हम इनकर करेंगे। तो पास्ट और प्रेजेंट का एनालिसिस करके हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। अभी कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट प्री रिक्विजिट इज इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमें कॉस्ट इंश्योर करना है कि बढ़े नहीं, उसके लिए अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी। क्लियरली डिफाइन टारगेट को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि भाई इतना ही कॉस्ट इनकर होना चाहिए। मोटिवेशन टू एंकरेज इंडिविजुअल्स टू रीच एस्टैब्लिश्ड गोल, एम्प्लॉयज को कंटिन्यूस मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई इससे ज्यादा हमें कॉस्ट इनकर नहीं करना है। टाइमली एंड एफिशिएंट रिपोर्टिंग, एवरी वीकली, मंथली या फिर बाई मंथली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि भाई कितना कॉस्ट इनकर हुआ और कितना हमारा अभी स्टैंडर्ड में इनकर करना बाकी है। देन इज रिकमेंडेशन मस्ट बी फॉलोड बाय एक्शन। अगर किसी ने कुछ रिकमेंड किया है कि भाई ये अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा कॉस्ट इतना स्टेबल रहेगा, तो वो रिकमेंडेशन को एक्शन में भी कन्वर्ट करना चाहिए। एंड लास्ट इज इफेक्टिव फॉलोअप सिस्टम टू चेक इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन। यानी हमें एक अच्छा फॉलोअप सिस्टम भी करना है देखने के लिए कि भाई कितना कॉस्ट इनकर हुआ है और हम स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो दीज आर नथिंग बट प्री रिक्विजिट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? तो कॉस्ट रिडक्शन इज द करेक्टिव मेजर विच बिलीव्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट परमानेंटली टिल द ऑप्टिमम लेवल रादर देन स्पेसिफाइड लेवल सच एज स्टैंडर्ड और बजट। यानी कॉस्ट रिडक्शन में क्या है? हम परमानेंटली रिड्यूस करते हैं। अगर हमने सोचा कि भाई कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई एक रॉ मटेरियल है जो हम 1 लाख में एवरी ईयर परचेस करते थे, अभी हम शायद बल्क क्वांटिटी परचेस करते हैं या फिर हमने कोई नया सप्लायर ढूंढा है जो हमें सस्ते में दे रहा है,
तो देन ये कॉस्ट रिडक्शन जो हमारे बिजनेस को मिला है, दिस विल बी परमानेंट इन नेचर, दिस विल बी परमानेंट इन नेचर. Cost control is not permanent, whereas cost reduction is permanent. It is a dynamic process and can be applied in all areas of business. It focuses on present and future. यानी cost reduction techniques apply करके हम present और future का देखते हैं कि भाई ये साल cost reduction हुआ तो अभी हर साल के लिए हमें cost reduction का benefit मिलेगा. अभी यहाँ पे स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन यानी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज टू रिड्यूस कॉस्ट और टेक्निक्स एज अंडर, यानी यहाँ पे हमें कुछ टेक्निक्स दी है जिसके यूज करके हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं. तो कभी कभी और कौन से टेक्निक्स यूज करने, तो ये चैप्टर में हम जो देखने वाले टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये दो टेक्निक्स यूज करके हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं. अभी कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया है. 4 एरियाज है जहां पर हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं. 4 एरियाज. फर्स्ट एरिया इज प्रोडक्ट डिजाइन. अब ये प्रोडक्ट डिजाइन क्या है? It's the first stage of manufacturing, hence its impact will be throughout the manufacturing life of a product. ये पहला स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग का. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने की सोचता है तो उसका फर्स्ट स्टेज इज द डिजाइन फेज, कि वहां पे वो भाई प्रोडक्ट डिजाइन करता है. अभी यहाँ पे क्या किया है कि कंक्लूजन्स फ्रॉम द चार्ट, अभी एक चार्ट दिया है जिसे हम समझते हैं, उसमें क्या दिया है 80% ऑफ द कॉस्ट इज कमिटेड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज. यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं उसका 80% कॉस्ट इज कमिटेड इन द डिजाइन फेज. यानी हम जब भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तभी हमारा 80% कॉस्ट कमिट हो जाता है. इनकर भले ही बाद में हो लेकिन कमिट तभी हो जाता है कि भाई इतना कॉस्ट इनकर होगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो यहां पे जो डायग्राम दिया है उसमें क्या दिया है, हियर यू कैन सी दिस इज द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज देयर ऑन द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में यहाँ पे डिजाइन है. 2 स्टेज है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, दिस इज डिटेल डिजाइन प्रोटोटाइप. उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स करते हैं. तो यहां पे अगर आप देखो तो 80% ऑफ आवर कॉस्ट, 80% ऑफ आवर कॉस्ट इज इनकर्ड इन द डिजाइन फेज. यानी अगर हमें कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना है तो हमें ये डिजाइन स्टेज पे फोकस करना पड़ेगा. जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तभी हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कोई अच्छा टेक्निक यूज कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कहीं से चीप मटेरियल ले सकते हैं. तो हमें कॉस्ट रिडक्शन का भी अचीव करना है ड्यूरिंग द डिजाइन फेज. क्यों? क्योंकि 80% कॉस्ट तभी कमिट हो जाता है. बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कॉस्ट रिडक्शन करते वक्त क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. कॉस्ट रिडक्शन करते वक्त क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. सो 80% ऑफ द कॉस्ट is incurred during the design phase and remaining 20% of the cost is incurred during the other phases, that is manufacturing, distribution and sales. तो यहाँ पे फर्स्ट चीज हमें वो बोल रहा है कि 80% cost is committed during the design phase. सेकेंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ease of change is maximum during the design phase. ease of change is maximum during the design phase. क्यों? क्योंकि डिजाइन फेज में अभी हमारे प्रोडक्ट का बनना शुरू नहीं हुआ है. तो वी कैन टेक द कॉल्स ऑफ चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, चेंजिंग द रॉ मटेरियल, चेंजिंग द लेबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑल द डिसीजन मेकिंग कॉल्स कैन बी टेकन ड्यूरिंग द डिजाइन फेज. हेंस कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव मैक्सिमम ड्यूरिंग द डिजाइन फेज. दूसरा, कॉस्ट इनकर्ड इंक्रीजेस रैपिडली वंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट. एक बार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया फिर कॉस्ट इनकर होना फटाफट चालू हो जाएगा, फिर कम करना इज डिफिकल्ट. हेंस कॉस्ट रिडक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज. तो सबसे पहली जगह जहां हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं कौन सा है, प्रोडक्ट डिजाइन फेज. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में अभी इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एट ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर इकोनॉमीज आर बाउंड टू बी अचीव्ड if functions and responsibilities are defined and delegated properly. अभी एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम कितना कॉस्ट कम कर सकते हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करना डिफिकल्ट है. लेकिन अगर हमने सबको अपने फंक्शंस अच्छे से डेलीगेट किए हैं तो कॉस्ट रिडक्शन जरूर अचीव हो सकता है. थर्ड एरिया वेयर वी कैन अचीव कॉस्ट रिडक्शन इज नथिंग बट फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट. फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट क्या है कि भाई फैक्ट्री के जो फैसिलिटीज है उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करो. इंश्योर की जो वेस्ट हो रहा है मैन मटेरियल और बाकी सब चीजों का वो वेस्ट ना हो. ट्राई टू इंप्लीमेंट सब टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से क्या होगा, फैक्ट्री लेवल पे भी हम कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं. एंड लास्ट इज प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड. यानी अगर हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्शन का प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर मेथड्स अप्लाई करेंगे, दिस इज ensuring proper utilization of all the resources. अगर हम ढंग से प्लानिंग करेंगे, ढंग से प्रोग्रामिंग करेंगे और सारे रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे तो भी हम कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं. तो कौन सी 4 जगह पर हम कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट डिजाइन फेज पे कर सकते हैं क्योंकि 80% कॉस्ट इज कमिटेड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं. तीसरा, फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स को अच्छे से
अडॉप्ट करके, यानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, वेस्टेज को कम करके हम फैक्ट्री में कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, और प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर इंश्योर करके भाई प्रोग्राम्स अच्छे से बने हो और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो रहा हो, तो वो भी अगर हम करते तो भी हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है? वी हैव टू इंश्योर दैट वी डू नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड, एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या है? वी मस्ट चैलेंज द स्टैंडर्ड एंड देन रिड्यूस द कॉस्ट। अभी सबसे पहला टेक्निक कॉस्ट रिडक्शन का है टारगेट कॉस्टिंग। नाम में ही है टारगेट कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट के लिए कुछ टारगेट सेट करो। अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें समझना हो व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग, तो टारगेट कॉस्टिंग पहले यहां पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एट व्हिच प्रपोज्ड प्रोडक्ट विद स्पेसिफाइड फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड to generate desired level of profitability at its anticipated selling price. At its anticipated selling price. It is exactly opposite of cost plus margin model. अब ये क्या दिया है डेफिनेशन, शायद ना समझ में आए तो सिंपल लैंग्वेज में टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजुअली ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सबसे पहले सोचते हैं कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, लेट अस अज्यूम पेन। अभी ये पेन मेरे को बनाना है, तो व्हाट विल डू, हम पहले देखेंगे कि ये पेन के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, फिर वो रॉ मटेरियल्स हम मार्केट में से लेके आएंगे। समझो हमें 6 रुपए के पूरे रॉ मटेरियल्स पड़ते हैं, फिर 6 रुपीज के रॉ मटेरियल को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेबर का खर्चा देंगे, एडमिन खर्चा देंगे, तो वो पूरा होता है हमारा समझो 8 रुपीज का। तो 6 + 8 विच कम्स टू 14 रुपीज, टोटल कॉस्ट हमारा 14 रुपए हुआ। अभी हमें इस पर 6 रुपीज का प्रॉफिट भी चाहिए, तो हम ये पेन कितने में बेचेंगे? 20 रुपीज में। ये हम ट्रेडिशनली करते थे, कॉस्ट प्लस मार्जिन। सबसे पहले कॉस्ट डिसाइड करो, उस पर मार्जिन ऐड करो, और फिर सेलिंग प्राइस जो डिसाइड होता है वो हिसाब से बेचो। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉस्ट प्लस मेथड, यानी सबसे पहले हमें मार्केट एनालाइज करके देखना है कि भाई एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस कितना हो सकता है, ये पेन के लिए मुझे मार्केट में लोग देंगे कितना। तो लेट अस अज्यूम मार्केट में ये पेन हर जगह 15 रुपए में मिलता है, तो अभी मैं अगर 20 रुपीज में पेन बेचता हूं तो नो वन विल परचेस फ्रॉम मी। तो व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले टारगेट कॉस्टिंग में आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, वो कितना था मार्केट में 15 रुपए, तो आई हैव डिसाइडेड कि माय सेलिंग प्राइस विल बी 15। अभी मुझे प्रॉफिट 6 रुपीज का चाहिए था, बट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि नहीं भाई 6 का नहीं, अगर 5 का प्रॉफिट भी मिलता है तो इट्स डिसेंट इनफ। तो मैं क्या सोचता हूं यहाँ पे, अभी मैं टारगेट प्रॉफिट मैंने सोचा कि भाई मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो अभी मुझे कितना टारगेट कॉस्ट आएगा? माई टारगेट कॉस्ट विल कम टू 10 रुपीज। माई टारगेट कॉस्ट विल कम टू 10 रुपीज। तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब है सबसे पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, फिर उसमें से एंटिसिपेटेड जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उसको लेस करो, और फिर जो अमाउंट आपको मिलता है, दैट इज नथिंग बट द टारगेट कॉस्ट। अभी बिजनेस में ये कॉस्ट अचीव करने की ट्राई करो, यानी जो मैं 6 रुपए का रॉ मटेरियल लेके आता था, आई हैव टू इंश्योर कि भाई अभी वो 3-4 रुपए में मिल जाए, और जो मैं लेबर मैन्युफैक्चरिंग वो सब का 8 रुपए देता था, आई हैव टू इंश्योर कि वो भाई 5-6 रुपए में हो जाए, ताकि मेरा टारगेट कॉस्ट मीट हो जाए। तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, फिर उसमें से हमें जितना प्रॉफिट चाहिए वो लेस करो, और फिर जो अमाउंट आता है इज नथिंग बट टारगेट कॉस्ट। नाउ ट्राई टू अचीव दैट टारगेट कॉस्ट, बट यू हैव टू इंश्योर एक चीज, टारगेट कॉस्ट जब भी अचीव करते हो तभी आपको इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या कस्टमर को जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो कम ना हो। ये सारे कॉस्टिंग टेक्निक्स में हमें अज्यूम करने की भाई जितना भी कॉस्ट रिडक्शन आपको करना है उतना करो, जितना भी आपको जो करना है बिजनेस में करो, लेकिन बिजनेस की क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, फिर जो अमाउंट आता है वी हैव टू ट्राई कि भाई इतना ही कॉस्ट हमारा बिजनेस में इनकर हो। सो कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है, हमने देखा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये इग्नोर करता है कि भाई कस्टमर कितना पे करेगा, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग क्या है, टारगेट कॉस्टिंग इज नथिंग बट फर्स्ट यू हैव टू decide the desired selling price based on market condition, then you have to deduct profit from it, desired profit, फिर आपको जो मिलेगा it is nothing but target cost है। now this target cost should be achieved। अब ये टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज रीओरिएंट द कल्चर एंड थिंकिंग एटीट्यूड, यानी सबसे पहले तो एक कल्चर इंप्लीमेंट करो ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई हमें टारगेट कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना है। यानी इनकेस हम पहले से समझो 12, 13, 14 रुपए का कॉस्ट इनकर करते थे, तो पहले कल्चर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि भाई हमें ये पेन अभी 10 रुपए में ही बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना है कि टारगेट कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मार्केट रिक्वायरमेंट, यानी अभी अगर हम पेन का बिजनेस कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई मार्केट में ऐसी कितनी पेन्स बन रही है, फिर हमारे कंपटीटर्स पेन कैसे बना रहे हैं, कहां पे बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज
आइडेंटिफाई दी मार्केट रिक्वायरमेंट कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, उसको कौन से फीचर्स चाहिए, क्या कैसा पेन चाहिए और कितने में वो खरीदने के लिए रेडी है। इस्टेब्लिश द मार्केट ड्रिवन टारगेट प्राइस, यानी इस्टेब्लिश द सेलिंग प्राइस। सबसे पहले यहां पे हमें ये करना है, हमने मार्केट को समझ लिया, उसके बाद क्या करना है, एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे, भाई कस्टमर ये पेन के लिए 15 रुपए पे करने के लिए रेडी है, तो यू हैव एस्टैब्लिश्ड द सेलिंग प्राइस। दिस इज द थर्ड स्टेप। व्हाट इज द 3A यानी और एक स्टेप, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये वॉल्यूम एस्टैब्लिश करने का फायदा क्या होगा, अगर हम सोच रहे हैं कि भाई ये मैं 1 लाख पेन बना रहा हूं, तो वो हिसाब से मैं रॉ मटेरियल्स में भी बार्गेनिंग कर सकूंगा, आई विल गेट इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, मैं वो एडवांटेज ले सकता हूं लार्ज स्केल परचेज का। तो इसलिए एक बार सेलिंग प्राइस डिसाइड की, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन भी डिसाइड कर लो। फिर हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश द टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। एक बार सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बाद हमें प्रॉफिट मार्जिन एस्टैब्लिश करने के, भाई हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। सेलिंग प्राइस 15 रुपए का चाहिए था, हमें प्रॉफिट 5 रुपए का चाहिए था, तो उसके बाद क्या होगा, डिटरमाइन दी टारगेट कॉस्ट। उसके बाद वाला स्टेप है डिटरमाइन दी टारगेट कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट कितना आएगा, इट विल बी नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट इज नथिंग बट टारगेट कॉस्ट। हमारा टारगेट कॉस्ट कितना था एग्जांपल में, 10 रुपया। अभी हमें ट्राई कर रहे हैं कि भाई 10 रुपए हमें इनकर करके ही ये प्रोडक्ट बनाना है। फिर हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन टारगेट कॉस्ट एंड द रिक्वायरमेंट, यानी हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों के बीच में कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है और टारगेट कॉस्ट कितना है। फॉर एग्जांपल अभी हम समझो पेन बनाने के लिए 14-15 रुपीज का कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और अभी हमें उसे सीधा 10 पे लेके जाना है, तो क्या ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्या ये हो सकेगा, इज दिस पॉसिबल। तो एक बैलेंस क्रिएट करो कि भाई कैसे हम पहुंच पाएंगे टुवर्ड्स आवर टारगेट कॉस्ट। जरूरी नहीं है कि एक ही मंथ या एक ही साल में हम पहुंच जाए, बट यू हैव टू एंश्योर कि हम धीरे धीरे एक बैलेंस बना के टारगेट कॉस्ट तक पहुंचे। उसके बाद इस्टेब्लिश दी टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेसेस, यानी अभी ये टारगेट कॉस्ट को मैच करने के लिए, वो 14 रुपए के कॉस्ट से 10 रुपए के कॉस्ट में आने के लिए कोई कॉस्टिंग प्रोसेसेस है, कोई टेक्निक्स है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स चेंज करने किसी के, तो वो सब आप इस्टेब्लिश करो और देखो कि भाई क्या हो सकता है इसमें कुछ। फिर ब्रेनस्टॉर्म एंड एनालाइज दी ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना है। हमने 5th स्टेप में कुछ कुछ टेक्निक्स सोचे रहे कि भाई ये टेक्निक्स अगर अप्लाई करते हैं, ABCD ये 4 टेक्निक्स अगर अप्लाई करते हैं, या फिर ये 4 में से कोई एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि हमारा टारगेट कॉस्ट कम आए। तो उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म एंड एनालाइज करने के भाई इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश द प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल, यानी अभी ये सारे ऑल्टरनेटिव्स में इस्टेब्लिश करोगे कि भाई कौन से मॉडल में कितना कॉस्ट आ रहा है। समझो A मॉडल में 11 रुपए आ रहा है, B मॉडल में हम कॉस्ट 9 तक रिड्यूस कर सकते हैं, C मॉडल में हम कॉस्ट 10 तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस्टेब्लिश द कॉस्ट मॉडल्स कि भाई कितना खर्चा किसमें आ रहा है। फिर यूज द टूल फॉर क्लोजिंग डाउन द गैप। अभी कोई एक पर्टिकुलर मॉडल यूज करो ताकि वो 14 और 10 रुपए का जो गैप है वो मीट हो जाए। एंड लास्ट इज रिड्यूस द इनडायरेक्ट कॉस्ट एप्लीकेशन, यानी जितने भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उनको रिमूव करो और इंश्योर करो कि आपका जो टारगेट कॉस्ट है वो अभी अचीव हो जाए। ये कैसे होगा, अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कम कर दे, थोड़ा बहुत एडमिन कॉस्ट ये वो, देन इट विल हेल्प अस टू अचीव द टारगेट कॉस्ट एंड मेंटेन द टारगेट कॉस्ट। एंड लास्ट इज measure the result and maintain the management focus on further possibilities of cost reduction, यानी एक बार ये टारगेट कॉस्ट अचीव हो जाता है फिर उसे रेगुलरली मेजर करते रहो और इंश्योर करो कि फ्यूचर में भी हम इससे भी ज्यादा कॉस्ट कम कर सके। तो ये सारे स्टेप्स थे। मेजरली आपको स्टेप्स क्या याद कर रहे हैं, सबसे पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, फिर प्रॉफिट डिसाइड करो और उसके बाद टारगेट कॉस्ट डिसाइड करो और उसे अचीव करने के ट्राई करो। ये सारे स्टेप्स थे, एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। अभी टारगेट कॉस्ट जब ये अचीव करना हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से मेथडोलॉजीज या फिर सिस्टम्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पे दिया है। लेट्स रीड। Typically, the total target is broken down into various components and each component is studied and opportunities for cost reductions are identified. यानी अगर हमें cost reduction अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टारगेट कॉस्ट मिला है वो कॉस्ट में कौन से कंपोनेंट्स है वो सबको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उन्हें एक एक को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई कहां पे हम कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑफन 2 प्रोसेस कर सकते हैं या फिर 2 एक्टिविटीज कर सकते हैं। वन इज वैल्यू एनालिसिस एंड दूसरा है वैल्यू इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट हम सारे चैप्टर्स में ये वैल्यू एनालिसिस का टॉपिक देखते आ रहे हैं, तो ये चैप्टर में भी हम देख लेते हैं व्हाट इज वैल्यू एनालिसिस। जो हमने पढ़ा था वो ये कि जितने भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, जितने भी नॉन वैल्यू एडिंग प्रोसेसेस है, जितने भी नॉन वैल्यू एडिंग व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट्स में कोई रॉ मटेरियल या जो भी नॉन वैल्यू एडिंग फीचर्स है एक्सेट्रा फंक्शंस है, उन सबको एलिमिनेट कर दो,
और जो जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, प्रोसेस है, फीचर्स है, फंक्शंस है, उन पर स्पेशल फोकस दो. What is value analysis? It is nothing but a planned scientific approach to cost reduction which reviews the material composition of a product and production design so that modifications and improvements can be made which do not reduce the value of a product. यानी value analysis क्या देखेगा कि भाई कस्टमर की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए लेकिन कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाना चाहिए. तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एनालिसिस टू न्यू प्रोडक्ट्स. कोई भी नया प्रोडक्ट हो जो हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसके तो प्रोसेसेस अभी तक सिर्फ डिफाइन हुए हैं, उसमें प्रोसेसेस अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है, हमने पहले से इनकर नहीं किया, तो हमारे पास डेटा कम होगा. तो कोई भी नए प्रोडक्ट में अगर हम वैल्यू एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यू इंजीनियरिंग. वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि भाई नया प्रोडक्ट जब भी आप लॉन्च करते हो तभी ही उसके सारे प्रोसेसेस और सारे फंक्शंस और फीचर्स को एनालाइज करके तभी ही देख लो कि भाई कॉस्ट कम हो रहा है या नहीं. तो जो वैल्यू एनालिसिस का एप्लीकेशन अगर हम नए प्रोडक्ट को करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यू इंजीनियरिंग. वैल्यू इंजीनियरिंग रिलेट्स क्लोजली टू टारगेट कॉस्टिंग एट इट इज कॉस्ट अवॉइडेंस और कॉस्ट रिडक्शन बिफोर प्रोडक्शन. वैल्यू एनालिसिस हम कभी करते हैं? एक बार प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम सारे प्रोसेस को एनालाइज करते हैं. लेकिन वैल्यू इंजीनियरिंग कोई नया प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें अगर हम वैल्यू एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो दैट इज नथिंग बट वैल्यू इंजीनियरिंग. अभी यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला? द इनिशियल वैल्यू इंजीनियरिंग में नॉट अनकवर ऑल पॉसिबल कॉस्ट सेविंग. अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमें पता नहीं है मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कस्टमर्स खरीदेंगे कि नहीं, क्या होगा पूरे प्रोडक्ट का, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी. तो इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि सारे कॉस्ट रिडक्शन हमें मिल जाए. लेकिन अगर हम इसमें काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, काइजन कॉस्टिंग का मतलब क्या था? स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स. स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स यानी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कंटिन्यूअसली करते रहे तो हम जरूर वो कॉस्ट में वैल्यू इंजीनियरिंग ढंग से अप्लाई करके उसका कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं. ये वैल्यू इंजीनियरिंग का टर्म हमने काइजन कॉस्टिंग वाले चैप्टर में भी देखा था. तो वहां पे वो यही बोल रहा था कि भाई कोई नया प्रोडक्ट हो तो उसमें स्मॉल कंटिन्यूअस चेंजिंग करो, कीप अप्लाइंग दिस वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, जिससे क्या होगा? हम कॉस्ट रिडक्शन एट अ लार्ज स्केल या फिर इन अ लॉन्ग टर्म हम ये कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकेंगे. अभी यहाँ पे क्या दिया है? इवन इफ मिनिमल अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज रिक्वायर्ड वन मस्ट कंडक्ट फुल रेंज ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग. यानी अगर हमें छोटा भी कॉस्ट रिडक्शन चाहिए तो फुल रेंज ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट करो. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे, जो प्रोसेस में कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए वो प्रोसेस शायद कस्टमर को वैल्यू ऐड करता हो. तो यू एनालाइज कि सारे प्रोसेस को एनालाइज करो, फिर देखो सबसे लीस्ट वैल्यू एडिंग प्रोसेस कौन सा है जिसका कस्टमर कुछ भी वैल्यू नहीं करता है, और फिर वो प्रोसेस को एलिमिनेट करो. इसलिए अगर छोटा भी कॉस्ट रिडक्शन करना हो तो पूरा वैल्यू इंजीनियरिंग हमें अप्लाई करना पड़ेगा. बट बिफोर दैट ऑल एग्जिस्टिंग वेरिएंसेस शुड बी रिमूव्ड. यानी कॉस्ट रिडक्शन कभी अचीव होगा जब भी हमने समझो स्टैंडर्ड सेट किया है कि भाई 2 लाख का कॉस्ट इनकर करना है और एक्चुअली में हम अभी 2,20,000 का कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. तो भाई सबसे पहले तो स्टैंडर्ड मीट करो. वो वेरिएंस अगर कॉस्ट स्टैंडर्ड और हमारा एक्चुअल कॉस्ट ही मीट नहीं हो रहा है तो कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी कर पाने वाले हैं हम. तो सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि भाई आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट मीट होना चाहिए. सबसे पहले तो कॉस्ट कंट्रोल करना सीखो. आपने 2 लाख का टारगेट सेट किया है तो एक्चुअली में क्या आप 2 लाख का कॉस्ट इनकर कर रहे हो? अगर वो दोनों मैच हो रहा है फिर यू एंश्योर कि नहीं भाई मुझे अभी कॉस्ट रिडक्शन करना है. अगर हम वो स्टैंडर्ड ही मैच नहीं कर पा रहे तो कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी कर पाने वाले. तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कॉस्ट रिडक्शन का? यू मस्ट एंश्योर कि योर स्टैंडर्ड्स आर मैचिंग. उसके बाद आपको ये वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई करना है. अभी वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई करने के लिए कौन से स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं? तो ये छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स है, एक बार पढ़ लेते हैं. कैन वी एलिमिनेट फंक्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस? क्या हम कोई ऐसा नॉन वैल्यू एडिंग फंक्शन है जिसे एलिमिनेट कर सकते हैं? कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन? कोई डिजाइन में जरूरत समझो इसमें लाइट का फीचर है या एक्स्ट्रा कुछ फीचर है जो कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहे, तो क्या हम वो डिजाइन को मिनिमाइज कर सकते हैं? कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी? यानी समझो ये पेन है जो कस्टमर सिर्फ 6 मंथ्स के लिए यूज करता है, तो हम जो रॉ मटेरियल शायद यूज करते हैं वो 3 साल तक चल रहा है, लेकिन कोई कस्टमर एक पेन 3 साल तक यूज ही नहीं कर रहा है. तो सोचो ना कि उसका ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी थोड़ा कम कर दे, मटेरियल थोड़ा चीप ले ले, लेकिन 6 मंथ तक अच्छे से चले. तो ऐसा कुछ क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन मिलेगा? कैन वी सब्सटीट्यूट द पार्ट्स? हम कोई पार्ट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अगर सस्ता पार्ट मिले लेकिन सेम क्वालिटी का मिले तो. कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? इसका कोई अच्छा ऐसा डिजाइन बना सकते हैं जिसकी वजह से हमें कॉस्ट रिडक्शन मिल जाए. या फिर कैन वी कंबाइन द स्टेप्स? हम समझो 2 या 3 स्टेप साथ में कर ले, कुछ कंबाइन कर ले जिसकी वजह से लेबर का खर्चा कम हो तो कॉस्ट रिडक्शन मिले. कैन वी टेक सप्लायर असिस्टेंस?
सप्लायर के पास समझो 10 विजिट करना पड़ता है दिन का, तो क्या हम उसका असिस्टेंट ले सकते हैं कि भाई दिन में हम 2 ही बार आएंगे, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्डर करने का, तो उसकी वजह से कुछ कॉस्ट कम हो जाए, या फिर इज देयर एनी अदर बेटर है। ये सब अप्लाई तो नहीं कर पाए तो कोई और अच्छा तरीका है, कोई और बेटर वे है टू अप्लाई वैल्यू इंजीनियरिंग एंड रिड्यूस कॉस्ट रिडक्शन। तो ये सारे स्टेप्स थे किसके, वैल्यू इंजीनियरिंग के। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि भाई कॉस्ट कंट्रोल क्या है, उसके बाद हमने देखा कॉस्ट रिडक्शन क्या है। कॉस्ट रिडक्शन हम कभी कर सकते हैं डिजाइन फेस में, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, फिर फैक्ट्री में भी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, और प्रॉपर प्लानिंग और प्रोडक्शन, प्रॉपर प्लानिंग किया तो भी हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्निक हमने देखा विच इज टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग क्या है, फर्स्ट सेट द सेलिंग प्राइस, देन सेट द डिजायर्ड प्रॉफिट, और फिर जो आता है दैट इज टारगेट कॉस्ट, वो टारगेट कॉस्ट मीट करने की ट्राई करो। फिर हमने उसके कुछ स्टेप्स देखे कि भाई कैसे टारगेट कॉस्ट अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग देखा, जिसमें हमने देखा वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। भाई टारगेट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है लीडरशिप ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस, यानी हम सबसे पहले टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, तो दैट इज द लीडर, उससे हम चालू करते हैं प्रोसेस। सेकेंड इज फोकस ऑन कस्टमर, कस्टमर पे फोकस है, क्योंकि कस्टमर कितना पे करने के लिए रेडी है वो हम पहले देखते हैं और वही हिसाब से हमारा टारगेट प्राइस सेट करते हैं, टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करते हैं। थर्ड इज यूजिंग एंड डेवलपिंग अ टीम वर्क, पूरा टीम वर्क, हम पूरा कल्चर स्टैब्लिश करते हैं कि सब कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करें। फिर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी अगर हम टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल में जो पूरा कॉस्ट इनकर हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। Next is focus on stage of product design. Since 80% of the cost is committed during the design phase. इनकर भले मैन्युफैक्चरिंग चालू हो तभी हो, लेकिन 80% कॉस्ट डिसाइड हो जाता है, कमिट हो जाता है जब भी हम डिजाइन करते हैं। तो हम प्रोडक्शन डिजाइन फेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि तभी हम सबसे ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अटेंशन टू ऑल द स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, यानी वैल्यू चेन के सारे स्टेजेस को हम एनालाइज करके देखते हैं, भाई कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा फीचर है जिसे हम निकाल सकते हैं ताकि हम कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर सकते हैं। Now what is the impact of target costing on profitability? तो सबसे पहले प्रॉफिट हमारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो ही हमें मिलेगा। उसके रीजंस क्या क्या है, एक तो वी हैव अ स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी हम सेलिंग प्राइस मार्केट को एनालाइज करके डिसाइड करते हैं, तो चांसेस ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग इज मोर, हमारा ज्यादा सेल्स होगा। क्यों, क्योंकि हम मार्केट को एनालाइज करके ही सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। और दूसरा में क्या एडवांटेज होगा कि भाई हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस मार्केट के हिसाब से है और अगर हमारा कॉस्ट भी कम हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट जो डिजायर्ड है वो हमें मिलेगा और मिलेगा। तो ये इंपैक्ट था टारगेट कॉस्टिंग का प्रॉफिटेबिलिटी पे। अभी मोस्ट यूजफुल सिचुएशंस फॉर टारगेट कॉस्टिंग। अब ये टारगेट कॉस्टिंग ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है या फिर कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा यूजफुल है, तो टारगेट कॉस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल इन दोज सिचुएशन वेयर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट आर लॉक्ड और कमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डिजाइन फेज। यानी जब भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तभी ही हमारा मोस्ट यानी मैक्सिमम कॉस्ट अगर तभी लॉक हो जाता है, वैसे केस में टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करना इजी है। क्यों, क्योंकि अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट का सिर्फ डिजाइन हुआ और तभी मैक्सिमम कॉस्ट कमिट हो गया है, तो तभी देयर आर हाई चांसेस कि हम डिजाइन को कुछ चेंज वेंज करके कॉस्ट कम कर सके। दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बट रेयर इन द केस ऑफ सर्विस। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टारगेट कॉस्टिंग का अप्लाई करना इज मोर रिलेवेंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले हमारा मैक्सिमम कॉस्ट डिजाइन फेज में ही कमिट हो जाता है। तो टारगेट कॉस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच सेक्टर, it is most useful for manufacturing industry, it is most useful for manufacturing industry। अभी यहाँ पे वो लोग ने कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए जहां पे काम आ सकता है। एक तो असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, दूसरा इंडस्ट्री विद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन अगर कंपनी के है या फिर कोई कंपनी है जो सिर्फ असेंबली का काम कर रहा है, बड़े बड़े मशीन यूज करके, समझो कार असेंबली कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो यहाँ पे हम टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंपनी इन प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम सच एज जीआईटी एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ऐसी कोई कंपनीज है जो जस्ट इन टाइम वैल्यू इंजीनियरिंग ये सारे टेक्निक्स रेगुलरली अप्लाई करते हैं, तो ये सारे कंपनीज में भी हम ये टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर फैक्ट्री ऑटोमेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन, यानी जो कंपनीज टेक्नोलॉजी का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करती है ये सारे कंपनीज में भी हम टारगेट कॉस्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेनली सिंपल वर्ड्स में अगर देखना हो तो टारगेट कॉस्टिंग में कभी अप्लाई कर सकते हैं, किसको अप्लाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी टारगेट कॉस्टिंग के कुछ प्रोज और कॉन्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट इज इट रीएनफोर्सेस टॉप टू बॉटम कमिटमेंट टू द प्रोसेस एंड
इट हेल्प्स अस टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी ये टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट में कल्चर, इनोवेशन का एक कल्चर एस्टेब्लिश करता है, जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को एनालाइज करके सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, और टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, हम टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, कंपनी में इनोवेशन भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकेंगे। देन आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल सेविंग्स, यानी सिंस अभी कॉस्ट कम करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम मार्केट को एनालाइज करके अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जिसकी वजह से हमें परमानेंट रियल टाइम सेविंग्स मिलेंगे। दूसरा, इट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी पहले ही हम डिसाइड कर लेते कि भाई कितना कॉस्ट इनकर करना है। फिर एनहांसेस एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज को भी फील हो रहा है कि नहीं भाई हमें पूछकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दे विल आल्सो फील मोटिवेटेड, उनको भी हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं। फिर फॉस्टर्स पार्टनरशिप विद सप्लायर, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम बल्क में खरीदेंगे, क्योंकि हमें चीप चाहिए, सस्ता चाहिए। फिर एंकरेजेस अडॉप्शन ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, यानी वैल्यू चेन अप्लाई करेंगे तो सारे एक्टिविटीज ऐसे ही होंगे जो कस्टमर को वैल्यू ऐड करते हैं, तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एलिमिनेट हो जाएंगी। एंड टारगेट कॉस्टिंग टेक्स अ मार्केट ड्रिवन अप्रोच, यानी मार्केट को एनालाइज करके ही हम डिसीजंस लेते हैं। तो ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस है टारगेट कॉस्टिंग के, क्या क्या है, लेट अस सी। एक तो है सबसे लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले तो डेटा जमा करो, मार्केट को ढूंढो, फिर टारगेट प्राइस सेट करो, फिर प्रॉफिट देखो, फिर कॉस्ट सेट करो, और फिर वो कॉस्ट रिडक्शन अचीव करने की ट्राई करो, तो ये एकदम लेंथी प्रोसेस है। फिर इट इज मोर डिफिकल्ट टू रीच कंसेंसस, ये कैसे, हमने ऊपर देखा था कि हम कॉस्ट मॉडल्स डिसाइड करेंगे, सब जो ए मॉडल अप्लाई करना है, बी अप्लाई करना है, सी अप्लाई करना है, डी अप्लाई करना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे ए अप्लाई करना है, कुछ लोग बोलेंगे बी अप्लाई करना है, कोई लोग बोलेंगे सी अप्लाई करना है, तो एक कंसेंसस पे आना कि भाई सब एक साथ आ रहे कि नहीं ये मॉडल में अप्लाई करते, दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि सबके ओपिनियंस हमें लेके फिर ये काम करना है। देन दिस कैन रिजल्ट इनटू फिंगर पॉइंटिंग, यानी यूजुअली कॉस्ट रिडक्शन का काम जो मैन्युफैक्चर करता है उस पर आता है, तो हर बार सारे डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास जाकर बोलेंगे भाई तू कॉस्ट कम कर, तू कॉस्ट कम कर प्रोडक्ट का, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिंगर पॉइंटिंग होगा। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेल्ड कॉस्ट डेटा, हमें डिटेल्ड डेटा चाहिए टू मेक द डिसीजन। फिर मे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कई बार हम बोलते हैं कि भाई कॉस्ट कम करेंगे लेकिन क्वालिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। फिर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज मार्केट लेड, हेंस हाईली डायनामिक इन नेचर, आज मार्केट कुछ और है, कल मार्केट कुछ और है। ये पेन हमने मार्केट में एनालाइज करके सोचा था कि 15 रुपए में बिकेगी, कल उठ के कोई मेरे जैसा बंदा आ जाता है जो मार्केट में पेन 5 रुपए में बेचने लगा, तो पूरा डायनामिक प्रोसेस है। अभी 5 रुपए में अगर ये पेन मिल रहा है तो आई हैव टू एंश्योर, जियो ने जैसे किया, इंटरनेट 300 रुपए मिलता था 1 GB, इसने आके फ्री में देना चालू कर दिया, इसकी वजह से एवरीवन वाज इन ट्रबल, तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है। लास्ट, ग्रेट अमाउंट ऑफ फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन, इट रिक्वायर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन, हमारा एस्टिमेशन राइट होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, टारगेट कॉस्टिंग एंड ई कॉमर्स गो हैंड इन हैंड, स्पेशली व्हेन प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड आर लैकिंग डिफरेंशिएशन, यानी अगर हम टारगेट कॉस्टिंग किसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, यानी ऐसी कंपनीज जो ऑनलाइन सेल करती है, वहां पे टारगेट कॉस्टिंग का इंप्लीमेंट करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट भी होता है, और ये एकदम हैंड इन हैंड जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहा है, समझो अमेजोन पे मुझे पेन खरीदना है, तो मुझे 10 टाइप की पेन का सेलिंग प्राइस ऑनलाइन ही दिखने वाला है, तो कंपनी बाय एनी चांस वो ऑनलाइन जो प्राइस दिख रहा है उससे ज्यादा नहीं रख पाएगी, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसे सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस ही सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन सबको दिख रहा है, पीपल कैन इजीली कंपेयर, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो सबसे पहले सेलिंग प्राइस लोगों की देख के अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगा, फिर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए वो डिसाइड करेगा, और उसके बाद वो टारगेट कॉस्ट डिसाइड करके इंश्योर करेगा कि भाई मैं टारगेट कॉस्ट अचीव कर सकता हूं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि टारगेट कॉस्टिंग एंड ई कॉमर्स गो हैंड इन हैंड। दूसरा यहाँ पे दिया है फंक्शनल एनालिसिस। अब ये फंक्शनल एनालिसिस क्या बोलता है, दिस इज नथिंग बट अप्लाइंग वैल्यू चेन टू ईच एंड एवरी फंक्शन, यानी जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो प्रोडक्ट के कौन से फीचर्स है वो सारे फीचर्स को एनालाइज करो, या फिर अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो 5-6 फंक्शंस यूज करके बन रहा है, तो वो सारे फंक्शंस या सारे फीचर्स को एनालाइज करो और देखो कि इसमें से कौन सा फीचर है जो कस्टमर को वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। अगर ये पेन का मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि ये पेन में लाइट होने वाला फीचर है, बट ये कस्टमर को इसमें लाइट हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो देन डू द फंक्शनल एनालिसिस एंड एलिमिनेट द नॉन वैल्यू एडिंग फंक्शन, या फिर एलिमिनेट द नॉन वैल्यू एडिंग फीचर। तो ये है फंक्शनल एनालिसिस कि भाई नॉन वैल्यू एडिंग फंक्शन को एलिमिनेट करो और जो जो फंक्शन वैल्यू एड कर रहा है उसे रखो, ताकि हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए और कस्टमर का भी वैल्यू कम ना हो। Additionally, achievement of target costing by compromising quality can lead to adverse situation. अगर
टारगेट कॉस्टिंग कोई हिसाब से हो ही नहीं रहा है और हमने तभी सोचा कि नहीं भाई क्वालिटी कम करके मैं टारगेट कॉस्ट अचीव करता हूं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो सबसे पहला प्रॉब्लम है नॉन कंप्लायंस ऑफ बीएमएस नॉर्म्स दैट विल लीड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। यानी अगर हम प्रोडक्ट को सस्ता बनाते हैं तो शायद हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो एनवायरमेंट का नुकसान होगा। उसकी वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट हम पर फाइन्स इंपोज करेगी, पेनल्टीज इंपोज करेगी, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, यूजिंग चीपर मटेरियल कैन लीड टू सेफ्टी इश्यूज। कई बार हम एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम इन बाइक, अगर हम बाइक बनाते हैं उसमें एल्यूमिनियम की जगह प्लास्टिक यूज करते हैं तो देन देयर आर चांसेस कि भाई वो हीट होके फायर लग जाए वहां पे, या फिर बर्स्ट हो जाए, या फिर कोई बंदा अगर बाइक पे बैठ रहा है तो उसको वो गर्म लग जाए। तो ये सारी चीजें से क्या होगा? सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं कस्टमर के लिए, दैट इज हार्मफुल। और कस्टमर एक बार प्रोडक्ट उसको ऐसा खराब मिल गया तो वापस हमारे पास आएगा नहीं, तो दूसरा प्रॉब्लम वो है। लास्ट प्रॉब्लम, complicated designs may not be repairable by mechanical and good network of service center should be created। अगर आप कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बना रहे हो जिसके आपने चीपर मटेरियल यूज किया है तो वो बाहर और कोई रिपेयर कर ही नहीं पाएगा, तो आपके सर्विस सेंटर्स होने चाहिए वो रिपेयर करने के लिए। अगर वो नहीं हो तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो रिपेयर करवाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो एक बार अगर टारगेट कॉस्टिंग को वापस रिवाइज करना हो तो क्या है? सेट द डिजायर्ड सेलिंग प्राइस, डिडक्ट द डिजायर्ड प्रॉफिट, यू विल गेट द टारगेट कॉस्ट। Try to achieve that target cost by doing cost reduction, but ensure that while reducing the cost you are not hampering with the quality, आपकी quality degrade नहीं हो रही। This is all about target costing. I hope it is clear। अच्छे से इस पर questions आते हैं, एकदम easy होते हैं, you will be able to solve। हम case study digest वाले वीडियो में target costing पे question solve करेंगे। अभी let's see what is the next topic। Next topic is nothing but life cycle costing। अब ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है क्या? तो व्हाट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग involves identifying the cost and revenue over a product life, that is from inception to decline. It aims to maximize profit generated from product over its total life cycle। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट का पूरा लाइफ हमें यहां पे समझना है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमें क्या बोलता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की लाइफ के अंदर देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई कौन से स्टेजेस होते हैं। तो यहां पे हमें दिया है कि द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस या फिर 4 स्टेजेस। कोई भी प्रोडक्ट ये पृथ्वी पर आता है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं जो हमें यहां पे दिए। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा है ग्रोथ स्टेज, तीसरा है मैच्योरिटी स्टेज और चौथा है डिक्लाइन या फिर सैचुरेशन स्टेज। अभी लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम एज ए ह्यूमन भी पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे लाइफ साइकिल में ये 4 स्टेज आने वाले। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, यानी हम ये पृथ्वी पर आए। सेकंड इज ग्रोथ, हम ग्रो हो रहे। थर्ड इज मैच्योरिटी, वी हैव रीच्ड अ लेवल। एंड फोर्थ इज डिक्लाइन, अभी हम डिक्लाइन कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर करियर। करियर में भी ये 4 स्टेज हो गए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, आप अच्छे से सीए का डिग्री ले लोगे। देन इज ग्रोथ, यू विल ग्रो इन द इंडस्ट्री एंड यू विल बिकम अ सीईओ सीएफओ ऑफ आवर कंपनी और यू विल प्रैक्टिस एंड रीच ग्रेट हाइट्स। देन कम्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी स्टेज में योर सक्सेस विल बी एट इट्स पीक। एंड देन कम्स डिक्लाइन कि अभी नए प्लेयर्स आ गए मार्केट में तो हमारा अभी करियर डिक्लाइन होने लगा है हमारा एज होने के बाद। अगर हम हमारे हेल्थ में भी देखते हैं तो हेल्थ में क्या है? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, हमारा हेल्थ एकदम अच्छा है, फिट है। फिर ग्रोथ स्टेज, हम एक्सरसाइज करके हमारा बॉडी सब अच्छे से बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। देन कम्स अ लेवल, हमारे मम्मी पापा का एज, दैट इज मैच्योरिटी। नाउ देयर हेल्थ इज एट अ पीक, अभी इससे अच्छा उनका हेल्थ नहीं हो सकता। एंड लास्ट इज डिक्लाइन स्टेज, हमारे दादी दादा को हम देखेंगे तो अभी उनका हेल्थ डिक्लाइन स्टेज पे आ गए। वैसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट के 4 स्टेज होते हैं उसके लाइफ में। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा इज ग्रोथ स्टेज, प्रोडक्ट का ग्रोथ हो रहा है मार्केट में। थर्ड इज मैच्योरिटी स्टेज, यानी प्रोडक्ट अभी इट्स परफॉर्मिंग एट इट्स पीक। एंड नेक्स्ट इज डिक्लाइन स्टेज, कि अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में से चला जाएगा। अभी आईसीआई ने डायग्राम दिया है, डायग्राम हम देखते हैं। डायग्राम में ना यहाँ पे वो लोग ने 5 स्टेज दिए। फर्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, फिर वो लोग ने दिया इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। लेकिन प्रैक्टिकली देयर इज वन एडिशनल स्टेज प्रायर टू इंट्रोडक्शन स्टेज। यानी हम जब भी बिजनेस करते हैं प्रैक्टिकली तो सबसे पहला स्टेज होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, तभी इंट्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट होता है। लेकिन एकेडमिकली इट इज मर्ज्ड विद इंट्रोडक्शन स्टेज। यानी एग्जाम में अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज का जिक्र आपको एग्जाम में नहीं करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज इज मर्ज्ड विद
इंट्रोडक्शन स्टेज। याद रखना प्रैक्टिकली 5 स्टेज है, लेकिन एकेडमिकली एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का तो कितने स्टेज है? 4। कौन से? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। वन मोर टाइम विथ मी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। चलिए अभी यहां पे हमें दिया है सेल्स और प्रॉफिट। ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन सेल्स का लाइन है और ये जो नीचे डॉटेड लाइन है ना, ये प्रॉफिट का लाइन है। सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं। सेल्स क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा सेल्स एकदम कम होता है, धीरे धीरे वो चालू हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है। पीपल को अवेयरनेस होगी प्रोडक्ट के बारे में, वो लोग जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा सेल्स एकदम लो होगा। फिर ग्रोथ स्टेज में हमारा जो सेल्स है दैट विल इंक्रीज, यानी हमारा सेल्स ग्रोथ स्टेज में एकदम अच्छे से बढ़ेगा। इट विल टेक अ फास्ट मूविंग कर्व, यानी फटाफट सेल्स बढ़ेगा। फिर मैच्योरिटी स्टेज में एक पीक आ जाएगा, हमारा सेल्स विल बी एट इट्स हाईएस्ट। पीक पे हमारा सेल्स होगा बट वो थोड़ा स्टैग्नेंट होगा, अभी बढ़ेगा नहीं। और डिक्लाइन स्टेज में हमारा जो सेल्स है वो कम हो जाएगा। तो ग्रोथ स्टेज में हमारा साइकिल स्टार्ट होता है, अरे इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा साइकिल स्टार्ट होता है, तभी सेल्स कम होता है। फिर ग्रोथ स्टेज में सेल्स एकदम बढ़ता है, मैच्योरिटी स्टेज में वी आर एट आवर पीक, और डिक्लाइन स्टेज में हमारा सेल्स कम हो जाता है। प्रॉफिट का भी वैसा ही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में तो नेगेटिव होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में भी हम प्रॉफिट कुछ भी नहीं करते होते, ग्रोथ स्टेज में वी स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, मैच्योरिटी स्टेज में और प्रॉफिट इज एट अ पीक, और डिक्लाइन स्टेज में हम वापस प्रॉफिट कम करके लॉस में आ जाते हैं। तो दिस इज नथिंग बट अ प्रॉफिट कर्व, और ऊपर जो दिया था दैट इज नथिंग बट अ सेल्स कर्व। ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कर्व्स है। अभी देखते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला, इंट्रोडक्शन स्टेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल, यानी सबसे पहले हम प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं मार्केट में। ग्रोथ स्टेज में मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर। अभी एक बार आपको प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट हो गया, सबको प्रोडक्ट पता चल गया, अभी ट्राई टू गेन द मार्केट शेयर। जितने ज्यादा कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं उतने ज्यादा गेन करने की ट्राई करो। मैच्योरिटी स्टेज में क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हाइल डिफेंडिंग द मार्केट शेयर। मैच्योरिटी स्टेज में क्या हुआ रहेगा? अभी कंपटीटर्स भी यहां पे आ गए रहेंगे, उन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा, आपका प्रोडक्ट अच्छे से ग्रो हुआ, तो वो लोग भी सोचेंगे कि भाई इसका प्रोडक्ट चल रहा है तो हम भी बनाए। तो यहां पे क्या होगा? कंपटीटर्स बहुत सारे आ जाएंगे। तो कंपटीटर्स आएंगे तो आपको क्या करना है? आपका हाईएस्ट मार्केट शेयर है तो ट्राई करो जितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सको उतना ज्यादा प्रॉफिट आप मैच्योरिटी स्टेज में निकाल लो, क्योंकि आपका सेल्स इज एट अ पीक। और जैसे ही डिक्लाइन स्टेज आता है फिर रिड्यूस द एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड। यानी यहां पे हमें क्या करना है कि अभी जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो हम वो प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे, वो अभी कम कर दो, एकदम जीरो कर दो एक्सपेंडिचर, और जो हमारे प्रोडक्ट्स बचे हैं वो ट्राई करो जितने कॉस्टली में आप बेच सको। जो पैसा रिकवर होता है अच्छे से, जितना प्रोडक्ट का पैसा आपको बाहर मार्केट से मिल रहा है उतना पैसा निकाल के वो प्रोडक्ट में से निकल जाओ, और अभी जो आपका मेहनत है, जो खर्चा है, वो किसी और प्रोडक्ट में लगा दो। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट करो, ग्रोथ स्टेज में मार्केट शेयर गेन करने की ट्राई करो, मैच्योरिटी स्टेज में जितना ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है उतना ज्यादा प्रॉफिट गेन करो मार्केट शेयर को मेंटेन करके, और डिक्लाइन स्टेज में एक्सपेंडिचर, आपकी मेहनत, आपका कॉस्ट, सब कुछ वो प्रोडक्ट में से बाहर निकाल दो। जो जो प्रोडक्ट्स बचे उसको मिल्क करने की ट्राई करो, यानी जितना पैसा उसमें से मिल सकता है उतना उसमें से निकालने की कोशिश करके फिर वो प्रोडक्ट में से आप बाहर निकल जाओ। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज 4 स्टेजेस। उसके बाद सेल्स, तो इंट्रोडक्शन सेल्स में देयर विल बी लो सेल्स, हमने देखा। फिर सेल्स विल बी रैपिडली राइजिंग इन द ग्रोथ स्टेज, फिर our sales will be at a peak in the maturity stage and our sales will be declining in the decline stage. फिर कॉस्ट पर कस्टमर, यहाँ पे एक कस्टमर को गेन करने के लिए सबसे हाई कॉस्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद ग्रोथ स्टेज में हमारा कॉस्ट पर कस्टमर विल बी एवरेज, फिर मैच्योरिटी स्टेज में हमारा कॉस्ट पर कस्टमर विल बी लो, क्योंकि अभी हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, सबको पता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और डिक्लाइन स्टेज में भी अभी हम मार्केटिंग कुछ करने नहीं वाले, इसलिए कस्टमर का जो खर्चा है दैट विल बी लो। फिर प्रॉफिट इनिशियली तो नेगेटिव होगा, फिर प्रॉफिट राइजिंग होगा, उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज में वील गेन हाई प्रॉफिट्स, और डिक्लाइन स्टेज में हम कम प्रॉफिट्स कमा के भी प्रोडक्ट बेच देंगे। तो दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अभी और दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज अबाउट कस्टमर्स एंड कंपटीटर्स। प्रॉफिट हमने क्या देखा कि पहले नेगेटिव होगा, फिर बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट विल बी एट अ पीक, और डिक्लाइनिंग स्टेज में हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद आता है कस्टमर्स। अभी कस्टमर्स के केस में क्या है? जो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारे कस्टमर्स हो गए, दे विल बी इनोवेटर्स, यानी उन्हें नया नया प्रोडक्ट ट्राई करने की व्हाट वी कॉल ट्राई करने की इच्छा है। दे आर वेरी इनक्विजिटिव टू बाय न्यू प्रोडक्ट्स। तो ऐसे इनोवेटर्स जो हो गए दे विल बी आवर कस्टमर्स इन द इनिशियल स्टेज।
फिर ग्रोथ स्टेज में जो अर्ली अडॉप्टर्स है, यानी जिन्हें पता चल जाता है कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट अच्छा करेगा फ्यूचर में, तो ग्रोथ स्टेज में वो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बाय आवर प्रोडक्ट इन द मैच्योरिटी स्टेज। और जो लेगार्ड्स है, यानी जो टेक्नोलॉजी जाने के बाद भी भाई सस्ता मिल रहा है या फिर जो सेकेंड हैंड मिल गया, जितने कम में मिला, ऐसे जो कस्टमर्स है लेगार्ड्स है जो एकदम लेट एंट्री मारते हैं, वैसे कस्टमर्स हमें डिक्लाइन स्टेज में मिलेंगे। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अबाउट कंपिटिटर्स। तो इनिशियली कंपिटिटर्स एकदम फ्यू हो गए, फिर ग्रोथ स्टेज में कंपिटिटर्स बढ़ने लगेंगे, फिर यहाँ पे मेच्योरिटी स्टेज में हाईएस्ट कंपिटिटर्स हो गए जो अभी धीरे धीरे कम होते जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट अभी डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है। और डिक्लाइनिंग स्टेज में हमारे वापस कंपिटिटर्स का ये व्हाट वी कॉल द रेशियो और द नंबर विल रिड्यूस टू 0, यानी एकदम कम हो जाएंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे चारों स्टेज का। आई होप इट इज क्लियर। एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे आपको फिर से अच्छे से याद रह जाएगा। अभी यहाँ पे ये मैंने 4 कलर्स में 4 स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है। तो आप एक बार अगर ये 4 रीड करते हो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज इन वेरी इजी लैंग्वेज, तो आप ये रीड कर लेना। ये वही सब जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए वही सब है, बट इट इज अ लिटिल इन मोर डिटेल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव की स्ट्रेटेजीज क्या क्या है। अभी ये 4 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो स्टेजेस है, 4 स्टेज, इसमें हम कौन से स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम एकदम बेसिक प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नया है तो हमें ट्राई करना है कि ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद ग्रोथ स्टेज में हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन ऑफर करेंगे, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ हम वारंटी देंगे, फिर सर्विस अच्छा देंगे, कुछ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे, कोई फीचर्स ऐड ऑन करेंगे। तो ये सब हम ग्रोथ स्टेज में करेंगे। फिर मेच्योरिटी स्टेज में डाइवर्सिफाई द ब्रांड्स एंड मॉडल्स। ग्रोथ स्टेज में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट एक बार हमारा चल गया, कस्टमर में ये प्रोडक्ट का इमेज अच्छा बन गया, तो हम साथ में और प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे। जैसे बोट, समझो कोई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन अभी अच्छे से चल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ वो ईयरफोन्स लॉन्च करेगा, फिर एयरबड्स लॉन्च करेगा, एयरपोर्ट्स लॉन्च करेगा। तो ये सब वजह से क्या होगा कि मोबाइल के ब्रांड के नाम की वजह से उसके बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो भी लोग खरीदेंगे। वन प्लस ने इंडिया में यही किया। सबसे पहले सिर्फ वन प्लस के फोन मिल रहे थे, एक बार वन प्लस के फोन का नाम अच्छा हो गया यहाँ पे, फिर उन्होंने क्या किया, ईयरफोन्स लॉन्च किया, उसके बाद वो लोग ने एयरपोर्ट्स किया, ईयरबड्स किया, वॉच किया। तो ये सब प्रोडक्ट्स वो लोग ने डाइवर्सिफाई किया अपना ब्रांड्स ताकि क्रॉस सेलिंग हो सके। और डिक्लाइन स्टेज में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स बचा है वो सब हम फेस आउट करके बेच देंगे। प्राइस हम कैसे करेंगे, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्लाई करेंगे, यानी बेसिक कॉस्ट इनकर करेंगे, उस पर जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला उतना हम लेने की ट्राई करेंगे। फिर ग्रोथ स्टेज में वील अप्लाई प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट। अभी हमें मार्केट शेयर गेन करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सस्ता बेचेंगे, डिस्काउंट्स देंगे, जिसकी वजह से हम पेनिट्रेट कर पाएंगे। फिर मैच्योरिटी स्टेज में हम क्या करेंगे, कंपटीटर्स के साथ हम अपना प्राइस मैच करेंगे क्योंकि हमें हमारा मार्केट शेयर मेंटेन करके अभी प्रॉफिट गेन करना है। और डिक्लाइन स्टेज में हम प्राइस कट करके जो मिला उतना हमें बेच के निकल जाएंगे। एडवर्टाइजिंग, इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग थोड़ी कम होगी, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एकदम कम कर देंगे और यहाँ पे वील कीप 0 एडवर्टाइजमेंट। तो दिस इज नथिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे कि भाई थोड़ी थोड़ी जगह पे भेजो जहां पे हमारा टारगेट ऑडियंस है, एक बार अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। फिर हम ग्रोथ स्टेज में इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर जगह अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। फिर बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैच्योरिटी स्टेज। और ग्रोथ स्टेज में हम गो सिलेक्टिव, यानी जहां जहां में लगता है कि भाई प्रॉफिट हो सकता है वहां वहां बेचो, बाकी सब जगह से अपना प्रोडक्ट निकाल दो। सेल्स प्रमोशन, इनिशियली हम हेवी सेल्स प्रमोशन करेंगे, ट्रायल में प्रोडक्ट देंगे, फ्री में देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर धीरे धीरे हम रिड्यूस करेंगे और कस्टमर को इंश्योर करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदे क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ गया है। फिर whenever a brand is at a peak maturity stage में, तभी we'll try to increase and we'll try to do brand switching। जैसे मैंने कहा कि we'll try to make more products ताकि क्रॉस सेलिंग हो जाए, हम वो लेवरेज कर सके। हमने जो नाम किया है ग्रोथ स्टेज में उसको लेवरेज करने के लिए we'll try to bring different products under our brand name। और लास्ट में हम जो सेल्स प्रमोशन करेंगे वो एकदम कम करेंगे। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज हम इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वो लोग ने एक मॉडल दिया है BCG मॉडल, जिसको वो लोग ने कनेक्ट किया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। अभी BCG मॉडल अगर आपको याद हो, आपने SM में शायद पढ़ा होगा, इसमें लेफ्ट साइड पे होता है कैश यूसेज, यानी हम कितना खर्चा कर रहे हैं, और अपर साइड पर होता है कैश जनरेशन, यानी ये मैट्रिक्स में यहां पर है कैश यूसेज और यहां पर है कैश जनरेशन, यानी हम कितना खर्चा बना रहे हैं, फिर हम कितना मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं
और यहाँ पे हम मार्केट कितना ग्रो कर रहे हैं, यानी कितना हम यूज कर रहे हैं खर्चा। अभी सबसे पहले वो लोगों ने क्या कंपेयर किया है कि द इंट्रोडक्शन स्टेज जो हमारा है दैट इज नथिंग बट इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, यहाँ पे हमारा कैश यूसेज एकदम ज्यादा है, इंट्रोडक्शन स्टेज में खर्चा बहुत होगा लेकिन कैश जनरेशन एकदम लो है, यानी ज्यादा पैसा हम मार्केट से ले नहीं पाएंगे। फिर ग्रोथ स्टेज इज नथिंग बट अ स्टार। ग्रोथ स्टेज स्टार है, मतलब स्टार में क्या होगा कि हमारा कैश यूसेज तो ज्यादा होगा लेकिन साथ साथ में कैश जनरेशन भी ज्यादा होगा, हम जितना खर्चा करते हैं उतना रिकवर भी हो जाएगा क्योंकि मार्केट शेयर हमारा बढ़ रहा है। फिर मेच्योरिटी इज नथिंग बट कैश काउ। मेच्योरिटी एक ऐसा स्टेज है जहां पे हम पैसा कमा सकते हैं, जहां पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कैश यूसेज एकदम कम होगा क्योंकि हम अभी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग इतना कर नहीं रहे, लेकिन हमारा कैश जनरेशन एकदम हाई होगा, यानी हम पैसा ज्यादा भी कमा रहे हैं और हमारा खर्चा भी कम हो रहा है। तो मेच्योरिटी स्टेज इज कंपेयर्ड विद कैश काउ। और डिक्लाइन स्टेज है दैट इज नथिंग बट डॉग। डॉग स्टेज में क्या होगा, कैश यूसेज भी कम होगा और कैश जनरेशन भी कम होगा। तो यहाँ पे ये लोग ने लाइफ साइकिल प्रोडक्ट कॉस्टिंग को बीसीजी का मेट्रिक के साथ कंपेयर किया है। इंट्रोडक्शन स्टेज इज नथिंग बट क्वेश्चन मार्क, ग्रोथ स्टेज इज नथिंग बट स्टार, मेच्योरिटी स्टेज इज नथिंग बट कैश काउ एंड डिक्लाइन स्टेज इज नथिंग बट डॉग। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है बट इनकेस वो लोग ने पूछ लिया तो यू मस्ट नो। अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो द प्रोडक्ट्स हैव अ फाइनाइट लाइफ एंड पास थ्रू साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। यानी जैसे हम ये पृथ्वी पर आते हैं तो हमारा एक लाइफ साइकिल होता है, वैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है जो ये 4 स्टेजेस से पास होता है। दूसरा, ईच स्टेज हैज डिफरेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। हर एक स्टेज में हमें कैसे काम करना है मार्केट में इज डिफरेंट बिकॉज देयर आर डिफरेंट थ्रेट्स एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच एंड एवरी स्टेज। एवरेज कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट वेरीज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि भाई कॉस्ट भी इनिशियली ज्यादा होता है फिर कम होता है, वैसे प्रॉफिट भी इनिशियली एकदम कम होता है और फिर ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट फंक्शनल एम्फेसिस ऑन ईच स्टेज। फॉर एग्जांपल, R&D emphasis in the development stage and cost control in the decline stage। यानी इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा मेजर फंक्शन विल बी R&D कि भाई प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, और डिक्लाइन स्टेज में हमारा मेन फंक्शन विल बी कॉस्ट कंट्रोल कि भाई कॉस्ट सबसे ज्यादा कम कर दो क्योंकि अभी हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो प्रोडक्ट में से हमें बाहर निकलना है। तो दिस आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद यूजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ प्लानिंग टूल, यानी characterizes the marketing challenges and provide major alternative strategies। हमें अगर प्लान करना हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट अभी कौन से स्टेज में है, कौन सा लाइफ साइकिल स्टेज में अभी है, तो हम क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम प्लानिंग टूल की तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल टूल, यानी measures product performance against similar product launch in the past। हमने पास्ट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा तो हमें पता होगा कि भाई ये प्रोडक्ट 2 महीने के लिए इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, फिर 3 साल के लिए ग्रोथ स्टेज में होता है, फिर 2 साल के लिए मैच्योरिटी स्टेज में होता है और फिर लास्ट में 6 मंथ्स में डिक्लाइन स्टेज में होता है। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल टूल। हम पास्ट ट्रेंड को भी एनालाइज कर सकते हैं हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। फिर इट कैन बी यूज्ड एज अ फोरकास्टिंग टूल। हम इसे फोरकास्टिंग टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं कि भाई कितना टाइम हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट कितना टाइम इंट्रोडक्शन में रहता है, कितना टाइम मैच्योरिटी में रहता है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना कॉस्ट इनकर होगा। तो ये सारी चीजें हम इट कैन बी यूज्ड एज अ प्लानिंग टूल, इट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल टूल एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ फोरकास्टिंग टूल। उसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट्स है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिजल्ट्स इन अर्लियर एक्शन टू जनरेट रेवेन्यू। यानी हमें पता रहेगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट कौन से स्टेज में एंटर हो रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम अर्ली एक्शन ले पाएंगे जिसकी वजह से हम अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग रादर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। यानी लॉन्ग टर्म में ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा। क्यों? बिकॉज वी नो द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो वो हिसाब से हम स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे मार्केट में। कभी हमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, कभी हमें क्रॉस सेलिंग करवाना है, कभी हमें सेम ब्रांड के नीचे और प्रोडक्ट्स बेचने हैं। ये सारी चीजें हमें लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट देके जाएगी। It provides an overall framework for considering total incremental cost over entire lifespan of a product। यानी पूरे लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट में हमें कभी कॉस्ट बढ़ाना है, कभी कॉस्ट कम करना है, कैसे एडवांटेजेस गेन करने हैं मार्केट में, ये सारी चीजें हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करने पे पता चल जाएगा। फिर प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म पिक्चर, वही इट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म पिक्चर कि प्रोडक्ट 5 साल 6 साल में कैसे परफॉर्म करेगा, वो हमें लॉन्ग टर्म व्यू मिल जाता है। फिर traces research and design development cost to understand total magnitude of this cost and compares it with the revenue। यानी अगर हम पास्ट ट्रेंड्स भी देखें तो ये साल हमें भाई डिजाइन डेवलपमेंट रिसर्च में कितना कॉस्ट इनकर करना है, कितना कॉस्ट रिकवर हो जाता है,
कभी रिकवर होता है और हम तभी प्रॉफिट करते हैं। ये सारी चीजें हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे अगर हम पहले से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं तो। लास्ट, it is a way to enhance control of manufacturing cost by measuring and tracing the cost at each stage। यानी अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना हो तो हम सारे स्टेज पर ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कितना कॉस्ट इनकर हुआ, कहां पे हमें कॉस्ट कम करना है, कहां पे हमें कॉस्ट बढ़ाना है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे किसके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के। अभी कुछ नोट्स है यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में बोला कि देयर आर 4 फेसेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वो स्टेजेस को अलग नाम भी दे सकती है। अलग नाम कौन से? इट कैन बी गिव नेम एज डिजाइन फेज, दूसरा कुड बी मैन्युफैक्चरिंग फेज, तीसरा कुड बी ऑपरेशंस फेज एंड लास्ट कुड बी एंड ऑफ द लाइफ यानी डिक्लाइन स्टेज। तो ये नाम से भी इट कैन ऑपरेट। डिजाइन फेज में क्या होगा, रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन एंड टेस्टिंग, ये सब वो डिजाइन फेज में करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मशीन सेटअप, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें वो मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे। ऑपरेशंस में क्या होगा, सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। और एंड स्टेज में क्या होगा, एनवायरमेंट, क्लीन अप, डिस्पोजेबल, लास्ट में जितना बचा है उतना बेच के निकल जाओ। तो दिस विल बी इन द एंड ऑफ लाइफ स्टेज। तो इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, ग्रोथ और डिक्लाइन। इन केस वो लोग पूछते हैं कि क्या इसे किसी और नाम से बुला सकते हैं, तो यू कैन राइट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन एंड एंड ऑफ लाइफ। ठीक है। लास्ट में क्या है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ओवर एंटायर लाइफ साइकिल, कंपनी शुड फोकस that time taken to get into the market is minimum and extent of growth stage should be maximum। यानी मार्केट में घुसने के लिए आप जो टाइम ले रहे हो, आपका जो इंट्रोडक्शन स्टेज है, दैट शुड बी मिनिमम। यू हैव टू ट्राई कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होते ही एटलीस्ट 2-3 मंथ्स में या फिर 1-2 मंथ्स में सबको उसके बारे में अवेयरनेस हो जाए। यानी योर इंट्रोडक्शन स्टेज शुड बी मिनिमम, एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ स्टेज शुड बी मैक्सिमम एंड वैल्यू इंजीनियरिंग शुड बी डन एट डिजाइन फेज टू कमिट लो कॉस्ट। यानी जब भी आप डिजाइन फेज में हो तभी आप वैल्यू इंजीनियरिंग कर दो, क्योंकि 80% ऑफ द कॉस्ट इज कमिटेड ड्यूरिंग दी डिजाइन फेज। तो तभी अगर आप वैल्यू इंजीनियरिंग करते हो तो तभी आप कॉस्ट रिड्यूस कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट जल्दी ही मिल जाएगा। तो आपका इंट्रोडक्शन स्टेज एकदम मिनिमम होना चाहिए, ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज एकदम ऊपर होना चाहिए, और वैल्यू इंजीनियरिंग आपको डिजाइन फेज पे ही अप्लाई करना है। ठीक है। आई होप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको अच्छे से क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट वीक में मैं 100 यूनिट्स का सेल करता हूं। फर्स्ट वीक में मैंने 100 यूनिट्स का सेल किया। सेकेंड वीक में मैं 300 यूनिट्स का सेल करता हूं। सेकेंड वीक में मैं 300 यूनिट्स का सेल करता हूं। थर्ड वीक में मैं 400 यूनिट्स का सेल करता हूं। कितना? 400 यूनिट्स का। फोर्थ वीक में मैंने सेल किया है 600 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का सेल किया है? 600 यूनिट्स का। और फिफ्थ वीक में मैंने सेल किया है 400 यूनिट्स का वापस। तो इसमें से इफ यू हैव टू एनालाइज कि भाई कौन से वीक में मैं कौन से स्टेज में था, तो वो कैसे पता चलेगा? इनिशियली तो फर्स्ट वीक है, ये फर्स्ट वीक, उसमें मैंने सिर्फ 100 यूनिट्स बेचे, तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन स्टेज। करेक्ट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन स्टेज। अभी सेकेंड वीक में इंट्रोडक्शन स्टेज चालू है या नहीं चालू है, ये कैसे पता चलेगा? मेरा सेल्स 100 से सीधा 300 हो गया है, यानी ये कोई 5-10-15% से सेल नहीं बढ़ा है। इट हैज चेंज ड्रास्टिकली टू 200%। 200% से मेरा सेल इंक्रीज हो गया, यानी 100 का 300 हो गया, 3 टाइम्स मेरा सेल बढ़ गया, सॉरी 300% से इंक्रीज हुआ है। तो इतना अगर सेल ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कि अभी मैं प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है। तो ये 300 इज अ ग्रोथ स्टेज, 400 विल बी माय ग्रोथ स्टेज। अभी 400 ग्रोथ है और मैच्योरिटी नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? मैच्योरिटी स्टेज में योर सेल्स इज एट अ पीक। आपका सेल्स जब भी पीक पे हो ना, दैट इज योर मैच्योरिटी स्टेज। तो 300 और 400 इज नथिंग बट अवर ग्रोथ स्टेज। 600 यूनिट्स का सेल इज अवर पीक। 600 यूनिट से ज्यादा हम कभी नहीं बेच पाए, तो ये 600 यूनिट्स है, दिस इज आवर मैच्योरिटी स्टेज। और वापस हमारा सेल्स कम होने लगा, तो फिफ्थ वीक इज नथिंग बट अवर डिक्लाइन स्टेज। तो आपको क्वेश्चन में अगर ऐसे वीक वाइज डेटा दिया है, मंथ वाइज डेटा दिया है, ईयर वाइज डेटा दिया है, तो देखो इनिशियली आपका इंट्रोडक्शन स्टेज होगा, फिर जैसे जैसे आपका सेल्स एकदम बढ़ रहा है, दैट विल बी योर ग्रोथ स्टेज। जब भी आपका सेल्स पीक पर है, दैट विल बी योर मैच्योरिटी स्टेज। और एक बार आपका पीक से कम होने लगा सेलिंग, यानी वो आपका डिक्लाइन स्टेज है। तो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अभी दूसरा टॉपिक यहां पे देखते हैं। द नेक्स्ट टेक्निक और द नेक्स्ट मॉडल फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट इज नथिंग बट Pareto analysis. Pareto analysis is also known as 80-20 rule. Pareto analysis is also known as 80-20 rule. इसे हम क्या बोलते हैं? 80-20 rule भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके जिंदगी के 80% प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड
बाय 20% कॉजेज, या फिर आपके 80% जो प्रॉब्लम है ना उसका रीजन सिर्फ 20% कॉजेज है। तो अगर आप वो 20% चीजों को सॉल्व करते हो तो आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसका 20% ही कॉज रहेगा कि वो 80% उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो ये परेटो एनालिसिस क्या है? इट इज अ रूल दैट रिकमेंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग in order to simplify the process. It is based on 80-20 rule with the phenomenon which was first observed by Wilfred Pareto. ये सबसे पहले विल्फ्रेड परेटो ने ऑब्जर्व किया था। उसने क्या ऑब्जर्व किया 19th सेंचुरी में कि इटली में 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ मिलान वाज ओन्ड बाय 20% ऑफ द सिटीजंस। ये प्रिंसिपल सिर्फ कॉस्टिंग में अप्लाई नहीं होता है, हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप पढ़ाई भी करने बैठे हो, आप अगर आपके 20% चीजें ठीक कर दो तो आपके रिजल्ट में 80% इंप्रूवमेंट आ सकता है। उसने क्या नोटिस किया कि 80% ऑफ द वेल्थ, 80% ऑफ द मनी ऑफ मिलान वाज विथ 20% ऑफ द सिटीजंस। आज इंडिया में भी यही है। इंडिया में भी क्या है, 80% ऑफ आवर वेल्थ वो 20% सिटीजन के बाद है। एक अच्छा सा कोट है, यहां पे थोड़ा ज्ञान भी आपको दे देता हूं। वो क्या है कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, if you are born poor then it is not your mistake, but if you die poor then it is surely your mistake. इंडिया में रिच होना डिफिकल्ट नहीं है, इसकी वजह से आप लोग यहाँ पे सीए कर रहे हो। वन ऑफ द रीजन कि सीए करके आप अच्छा जॉब करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए वजह से आप रिच होगे, आपके पास पैसे आएंगे, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स को खुश पाओगे, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छी फैसिलिटीज ले पाओगे। तो यहाँ पे क्या हमें करना है कि भाई आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपके पढ़ाई में 20% ऐसे मिस्टेक्स होगी जिसे आप इंप्रूव करोगे तो आपके रिजल्ट्स में, आपकी एफिशिएंसी में, आपकी प्रोडक्टिविटी में 80% का इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो परेटो एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई 20% इंप्रूवमेंट करो तो 80% अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी ये जो 80-20 है ना, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। दिस कैन बी ऑल्सो 70-30। इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू फोकस ऑन द वाइटल फ्यू, यानी वेरी फ्यू विल गिव यू द मोस्ट रिजल्ट। इसका बेसिक मतलब है कि कुछ चीजें पे आप काम करोगे ना, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द वेरी फ्यू टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अगर हम प्राइस करते हैं तो 20% ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स 80% ऑफ द रेवेन्यू। समझो ये मोबाइल फोन है सैमसंग का, तो सैमसंग क्या करते हैं, उसके जो हाई एंड फोन है 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख के, ये सारे फोन अगर वो एक बेचता है, उसके सामने उसको जो छोटे फोन है 8,000, 10,000, 12,000 इकोनॉमिक फोन, वो 8, 10, 7, 8, 10 फोन बेचने पड़ेंगे। तो उसका क्या होगा कि उसका 20% ऑफ द रेवेन्यू कम, उसका 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट। यानी वो अगर ये 20% हाई एंड प्रोडक्ट्स अच्छे से बनाता है तो उसमें से उसको 80% रेवेन्यू मिलेगा। तो हम अप्लाई क्या कर सकते हैं कि भाई ये 20% जो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स है जिसका प्राइसिंग एकदम हाई है, उसका डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट को करने दो, और बाकी जो 80% प्रोडक्ट्स है जिसमें से हमको इतना रेवेन्यू नहीं मिलता है, उसका मैनेजमेंट पूरा लोअर मैनेजमेंट को करने दो। इससे बेनिफिट क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे पाएगा, और लोअर मैनेजमेंट को भी लगेगा कि भाई ये लोग मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स का डिसीजन मेकिंग करने दे रहे हैं, तो ही विल ऑल्सो फील एम्पावर्ड कि नहीं भाई मुझे डिसीजन मेकिंग मिल रहा है, मुझे अथॉरिटी मिल रहा है। और टॉप मैनेजमेंट भी खुश है क्योंकि उसका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है उसका ध्यान कौन रख रहा है, टॉप मैनेजमेंट रख रहा है। दूसरा, कस्टमर, 20% ऑफ द कस्टमर जनरेट 80% ऑफ द रेवेन्यू। आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो उसमें देखना आपका 80% जो रेवेन्यू है ना, वो आपके 20% कस्टमर्स ही है जो देखे जाएंगे, हु विल बी रेगुलर कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स। सो हमें क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट को 20% कस्टमर पर फोकस करने दो और लोअर मैनेजमेंट को बाकी 80% कस्टमर पर फोकस करने दो। स्टॉक कंट्रोल अगर देखे तो 20% ऑफ द स्टॉक अकाउंट टू 80% ऑफ दिस वैल्यू। अभी सैमसंग के स्टोर में समझो 10 फोन पड़े हैं, उसमें से 2 फोन है जो 80,000 वाले हैं और बाकी के 8 फोन जो है वो 10,000, 12,000, 15,000 वाले हैं। तो 20% ऑफ द स्टॉक अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द वैल्यू। तो ये 20% ऑफ द स्टॉक का ध्यान रखने के लिए आप टॉप मैनेजमेंट को दे दो और बाकी के 80% क्वांटिटी का ध्यान लोअर मैनेजमेंट को रखने दो। क्वालिटी में भी सेम है, आपके 80% प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू 20% कॉजेज। तो ये जो 20 है, हमें क्या करना है, जो 20% कॉजेज है उनका जो सॉल्यूशंस है वो टॉप मैनेजमेंट को बोलो ढूंढे। अगर ये 20% कॉजेज सॉल्व हो जाता है तो 80% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी जो 80% छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो आप बोल दो लोअर मैनेजमेंट को कि भाई वो लोग सॉल्व करेंगे। तो इसकी वजह से हमारा पूरा क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा।
लास्ट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये क्या है, 20% ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ दिस कॉस्ट। तो वो 20% कॉस्ट ड्राइवर्स को आप टॉप मैनेजमेंट को दे दो और बाकी के 80% जो कॉस्ट ड्राइवर्स है वो लोअर मैनेजमेंट को दे दो। ये हमें क्या करता है, दिस हेल्प्स टू ऑब्टेन बेटर कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी ओवरहेड्स। यानी अगर हम परेटो एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हम ओवरहेड को भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और जो डेलीगेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है, वो भी हम अच्छे से कर सकेंगे। अब ये परेटो एनालिसिस का बेनिफिट्स और कॉन्स क्या क्या है, प्रोज और कॉन्स, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ब्रेक डाउन बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस बाय लुकिंग एट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रूट कॉज। यानी जो बड़ा प्रॉब्लम है उसे हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो मेजर कॉज है बिग प्रॉब्लम का, तो उसे हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो हम किसी और को दे सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कॉज, यानी कौन सा फैक्टर या कॉज कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें ये एनालिसिस से पता चलेगा। प्रायोरिटाइज वेयर टू फोकस, यानी हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं भाई टॉप मैनेजमेंट किस पे फोकस करेगा और लोअर मैनेजमेंट किस पे फोकस करेगा। एंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स, यानी अगर हमारे पास रिसोर्स कम है, हमारे पास कम लोग हैं, हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप ट्राई करो कि 20% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर दो। उससे क्या होगा, 80% आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लास्ट, इट हेल्प्स एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, हम अच्छे से कॉस्ट को और हमारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच मे बी स्मॉल इनिशियली नाउ बट मे ग्रो विद टाइम, यानी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो अभी तो छोटे हैं लेकिन ये फ्यूचर में अगर बहुत बड़े हो जाते हैं और ये हमसे इग्नोर हो जाते हैं तो देयर विल बी अ लॉस इन अवर बिजनेस। तो यहाँ पे ये लॉस भी हो सकता है अगर हमने किसी कॉस्ट को छोटा डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है और आगे जाके अगर वो इंपॉर्टेंट निकलता है तो हमसे एक्सक्लूड हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस में ज्यादा लॉस भी हो सकता है। दूसरा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज, अगर हमने गलत कॉज आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी रॉन्ग होगा और हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे जो हम अप्लाई करेंगे वो भी सब रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ परेटो एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पे ही हम डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर वो डेटा और इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग है तो हमारा पूरा एनालिसिस भी रॉन्ग हो जाएगा। तो परेटो एनालिसिस सिंपली हमें क्या बोलता है कि इट्स 80-20 रूल, 20% ऑफ द कॉजेज अगर हम सॉल्व करते हैं तो 80% प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं। वो हमने अप्लाई किया, ये हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, मेड प्राइस ऑफ अ कस्टमर, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, या फिर स्टॉक कंट्रोल, या फिर एबीसी कॉस्टिंग, कहीं पे भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमने इसके प्रोज और हमने इसके कॉन्स देखे। तो अभी तक हमने 3 टेक्निक देखे। फर्स्ट हमने जो देखा दैट वाज टारगेट कॉस्टिंग, दूसरा जो हमने देखा दैट वाज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और तीसरा जो टेक्निक हमने देखा दैट वाज नथिंग बट परेटो एनालिसिस। चलिए, the last topic for this chapter and the fourth technique is nothing but environmental management accounting, which is also known as EMA. अब ये environmental accounting है क्या, तो नाम में ही है अकाउंटिंग, यानी हमें कुछ तो अकाउंट करना है, कोई कॉस्ट्स को अकाउंट करने हैं। अभी कौन से कॉस्ट को अकाउंट करना है, तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हम बिजनेस में इनकर करते हैं उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करना इज नथिंग बट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए पढ़ते हैं। EMA identifies and estimates the cost of environment related activities and seeks to control this cost, यानी एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं और वो एक्टिविटी करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करते हैं उसका अकाउंटिंग करना इज नथिंग बट EMA। तो हमें एक तो वो कॉस्ट का अकाउंटिंग भी करना है और साथ साथ में वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की भी ट्राई करनी है। अभी सर ये EMA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई EMA इज गेनिंग इंपॉर्टेंस अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके 3 रीजन है। सबसे पहला, एनवायरमेंट कॉस्ट में रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाएगा ये एनवायरमेंट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि आज के जमाने में अगर हमारा बिजनेस एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो कस्टमर भी प्रेफर नहीं करता है, सोसाइटी भी प्रेफर नहीं करती है, और गवर्नमेंट ऊपर से पेनल्टीज लगाती है, वो तो अलग। इसलिए एनवायरमेंट कॉस्ट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट, हेंस EMA becomes important. Second, regulatory requirement pertaining to environment protection are increasing worldwide at a rapid pace and consequence of which are वेरी सीवियर, यानी अगर उसका नॉन कंप्लायंस हम करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो गए वो बहुत सीवियर है। क्यों, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ही बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी EMA इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड,
सोसाइटी प्रिफर्स कॉर्पोरेट्स दैट आर सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, यानी एज अ कस्टमर, एज अ सोसाइटी वी प्रिफर सच बिजनेसेस विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, विच आर इको फ्रेंडली। तो ये 3 रीजन की वजह से ईएमए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अगर हमें एनवायरमेंट के इंफॉर्मेशन का अकाउंटिंग करना हो तो उसके पहले हमें डेटा चाहिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। तो भाई एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन? द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट, इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट which is considered as a prerequisite for implementation of EMA। EMA implement करने के लिए सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो the information which is related to environment can be classified into 2 categories। One is physical information। physical information यानी फिजिकल फ्लो ऑफ एनर्जी, वाटर, मटेरियल, यानी एक्चुअल में हम कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, कितना वाटर वेस्ट करते हैं, कितना मटेरियल वेस्ट करते हैं, ये फिजिकल इंफॉर्मेशन हो गया। एंड सेकंड मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, यानी एनवायरमेंट, समझो हमें रिवर का क्लीनिंग करवाना हो या फिर एयर पॉल्यूशन हो गया तो उसका क्लीनिंग करवाना हो या फिर कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना हो ताकि वेस्ट कम हो, तो ये सारे मॉनिटरी इंफॉर्मेशन हो गया। तो एक तो फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट और दूसरा मॉनिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट। ये 2 टाइप के इंफॉर्मेशन हमारे पास रहते हैं पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट। अभी एनवायरमेंट कॉस्ट को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस गिवन, जिसमें से एक ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, विच इज क्लासिफिकेशन नंबर 3। बाकी के जो 1, 2 एंड 4 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार सिर्फ उनके हेडर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले एक जेनरिक क्लासिफिकेशन है। जेनरिक क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट। इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज एन इंपैक्ट ऑन इट्स इनकम स्टेटमेंट, यानी वेस्ट डिस्पोजल करने का कॉस्ट, या फिर हमने कोई टैक्स या पेनल्टी पे किया, या फिर रिवर क्लीनिंग करवाया, ये सारे हमने इंटरनली बिजनेस में वेस्ट जनरेट किए हैं, तो उसके रिलेटेड कॉस्ट जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, जो हमारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे, दोज आर इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट। एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट? एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट आर कॉस्ट which are borne by the society, which are borne by the society, यानी ये हम नहीं भरते हैं, ये हमारी कंपनी नहीं भरती। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, BORN, मतलब borne by the society लिख देना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉस्ट हम लोग बिजनेस में इनकर नहीं करते, बट एज अ सोसाइटी ये चीजें एनवायरमेंट को इंपैक्ट करती है। जैसे अगर हम एक्स्ट्रा वाटर यूज करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, या फिर हम फॉरेस्ट को डिग्रेड करते हैं, या फिर हम फॉरेस्ट काट देते हैं, या फिर रिवर को पॉल्यूट करते हैं, तो ये सारे क्या है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट। इसका खर्चा सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, हम इससे कुछ नहीं होता, हमें अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय दिस कॉस्ट। तो जेनरिक क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट and external environment cost। Second type of classification is United States of Environment Protection Agency। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें वो लोग ने 4 टाइप के कॉस्ट दिए। वन इज कन्वेंशनल कॉस्ट, दूसरा है पोटेंशियली हिडन कॉस्ट, तीसरा है कंटिंजेंट कॉस्ट, एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। ये 4 टाइप के कॉस्ट ये लोग ने डिफाइन किए हैं। इसको मैं इंडेप्थ में नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। द थर्ड क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। हंसन एंड मेंडोजा, ये जो दो लोग हैं, वो लोग ने एनवायरमेंटल कॉस्ट को 4 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट में डिफाइन किए। अभी 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट तो हमें पता है। फर्स्ट वाज प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेरियल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेरियल कॉस्ट। अब ये 4 कॉस्ट जो हमने पढ़े थे ऊपर के चैप्टर्स में, वो ही हमें एनवायरमेंट में लगाने हैं। कैसे? व्हाट वाज प्रिवेंशन कॉस्ट? प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर्ड टू ensure कि the quality of the product is not poor, यानी पुअर क्वालिटी अवॉइड करने के लिए जो हम कॉस्ट पहले ही इनकर करते हैं बिफोर प्रोडक्शन इज नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी खराब क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया है बिफोर द प्रोडक्शन इज प्रिवेंशन कॉस्ट। एनवायरमेंट अकाउंटिंग में प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रिवेंटिंग एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, यानी इन्वायरमेंट पहले ही ना बिगड़े उसके लिए हम पहले ही ध्यान रखते हैं, उसे हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इवैल्यूएटिंग एंड पिकिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, पहले ही पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दो ताकि पॉल्यूशन ना हो। क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज, यानी ऐसी पॉलिसीज पहले ही बनाओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप करो कि भाई कोई एनवायरमेंट को हार्म ना करे। थर्ड इज डूइंग एन R&D। फोर्थ इज प्रॉपर स्टडीज, फिजिबिलिटी स्टडी करो कि भाई किसमें वेस्ट सबसे कम होता है। लास्ट इज इन्वेस्टमेंट इन प्रोएक्टिव इक्विपमेंट्स, ऐसे अच्छे इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करो जिससे वेस्ट कम हो। तो दिस इज नथिंग बट प्रिवेंशन कॉस्ट। हम वी आर इनकरिंग कॉस्ट to protect the environment before we are starting the production. Next is appraisal cost। अभी प्रोडक्ट के केस में appraisal cost क्या था? To ensure that the quality is maintained at every stage by conducting inspections and audit,
यहां पर भी एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर अप्रेजल कॉस्ट हुआ तो वो क्या होगा, compliance with environmental standard, यानी we have to ensure that we are complying with the environmental standards. कैसे? You have to do regular monitoring, testing and inspection, उसका रिपोर्टिंग करो ढंग से. Then improved systems and check-ins करो, यानी रेगुलरली आप चेक करो, फाइन पेनल्टी कुछ लगा है तो वो पे कर दो, स्टैंडर्ड से मीट करते रहो ताकि आपको अननेसेसरी फाइन्स एंड पेनल्टीज पे ना करनी पड़े. रेगुलेटरी कंप्लायंस देखो भाई हम ढंग से कर रहे हैं या नहीं. फिर परफॉर्मिंग कंटेमिनेशन टेस्ट, देखते रहो कि भाई पानी नहीं बिगड़ रहा है, पॉल्यूशन नहीं बिगड़ रहा है, वो उसका चेक करते रहो. एनवायरमेंटल ऑडिट्स करवाते रहो, तो दिस इज नथिंग बट अप्रेजल कॉस्ट. फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट. प्रोडक्ट के केस में इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या था, ये क्या है, प्रोडक्ट बन गया है, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन कस्टमर को पहुंचने से पहले हमें वो क्वालिटी का अंदाजा लग गया कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बन गया है. सो a poor quality product has been made, but we get to know about the poor quality before the product reaches the customer. That is nothing but internal failure cost. Environment के केस में internal failure cost क्या होगा, from activities that have been produced but not discharged into the environment. यानी हम लोग ने अभी वेस्ट बना लिया है, बिजनेस में स्क्रैप बन गया है, लेकिन उसको एनवायरमेंट में ना डिस्पोज करते हुए अच्छे से कोई टेक्नोलॉजी लाके उसमें डिस्पोज करना, उसका मतलब है इंटरनल फेलियर कॉस्ट. यानी वेस्ट तो जनरेट हो गया है, बट अभी वो वेस्ट को ऐसे डिस्पोज करो कि एनवायरमेंट अफेक्ट ना हो. जैसे स्क्रैप है तो उसको रिसाइकल कर दो, फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको अच्छी टेक्नोलॉजी में डिस्पोज करो ताकि एनवायरमेंट को अफेक्ट ना हो. या फिर बैक एंड कॉस्ट हो, जैसे डीकमिशनिंग कॉस्ट हो गया, या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी ऐसे कॉस्ट जो हमने वेस्ट इनकर करने के बाद एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो इनकर करते हैं, दैट इज नथिंग बट इंटरनल फेलियर कॉस्ट. और लास्ट था एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ये प्रोडक्ट के केस में क्या था कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया है और अभी वो हमें बताता है कि भाई पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिला है. एनवायरमेंट के केस में वो क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आफ्टर डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू द एनवायरमेंट. यानी हमने वेस्ट रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया है, अभी वो रिवर्स का अगर हम क्लीनिंग करते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. या फिर हमने क्या किया, एक लैंड को उसमें से पूरे झाड़ वाड़ सब काट करके वहां पे फैक्ट्री बना दिया है, अभी हम जाके कहीं और जगह पे ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट रिस्टोरेशन ऑफ लैंड. तो वो हो गया क्या, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. सो एनवायरमेंट कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ये उनका थर्ड क्लासिफिकेशन था. अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन की तरफ. फोर्थ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उन्होंने क्या कहा है कि कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सेकंड इज कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, कैपिटल एंड लेबर. एक तो एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो हम कॉस्ट इनकर करते हैं वो, और दूसरा एक्चुअली में जो वेस्ट हम बनाते हैं उसका जो कॉस्ट होता है वो. तो ये दो कैटेगरीज में उन्होंने कॉस्ट को क्लासिफाई किया है. अभी हम देखते हैं हाउ कैन वी मैनेज द एनवायरमेंटल कॉस्ट. तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को मैनेज करने के 3 फेज है. सबसे पहला फेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट. सबसे पहले तो भाई आइडेंटिफाई करो कि कौन से हमारे कॉस्ट इनकर हो रहे हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट. दूसरा एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स. यानी अभी क्या करो, हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारा इतना वेस्ट हो रहा है विच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. अभी वो कॉस्ट को आप प्रोडक्ट्स को एलोकेट करो या फिर प्रोसेसेस को एलोकेट करो, ताकि हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है या फिर कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है. एंड द लास्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट कॉस्ट. एक बार एलोकेट करने के बाद चलो अपना बिजनेस हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं, ट्राई टू रिड्यूस दैट कॉस्ट, ट्राई टू कंट्रोल दैट कॉस्ट, ताकि एनवायरमेंट और ज्यादा अफेक्ट ना हो. तो ये 3 फेसेस में हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं. लेट्स सी कौन से टेक्निक्स है जो यूज करके हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट और सेकंड फेज है आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट, उसके अंदर 4 टेक्निक्स है. कौन से वो हम देखते हैं. सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. टू प्रिपेयर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंट्स इज एन इंटेंस रिव्यू ऑफ जनरल लेजर कंटेनिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यूटिलिटीज, वेस्ट डिस्पोजल एक्सेट्रा. यानी ये जो डेटा जमा करना सारे वेस्ट का एंड ऑल, इट इज अ इंटेंस प्रोसेस. ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इंटेंस प्रोसेस है. दूसरा, सिंस एनवायरमेंटल कॉस्ट आर जनरली हिडन इन जनरल ओवरहेड. यूजुअली पहले हम एनवायरमेंटल कॉस्ट का अलग से अकाउंटिंग नहीं करते थे, इसे जनरल ओवरहेड्स में ही हम डाल देते थे. हेंस सिंस एनवायरमेंटल कॉस्ट आर हिडन इन जनरल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी, it becomes difficult for management to identify opportunities to cut environmental cost. यानी हमें पता ही नहीं है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए हमें ये 4 टेक्निक्स का यूज करके या फिर ये 4 में से कोई एक टेक्निक का यूज करके पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई कितना एनवायरमेंटल कॉस्ट इनकर हो रहा है, फिर उसे एलोकेट करना है प्रोडक्ट वाइज एंड उसे फिर हमें कंट्रोल करना है. In 2003, UNDSD identified 4 management accounting techniques for identification and allocation of environmental cost.
कौन से 4 टेक्निक्स है? द फर्स्ट इज इनपुट आउटपुट एनालिसिस. इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या बोलता है? दिस टेक्निक रिकॉर्ड्स मटेरियल इनफ्लो एंड बैलेंसेस इट विद द आउटफ्लो on the basis that what comes in must go out. The difference between the input and the output is recorded as waste. यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या बोलता है? अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तभी 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर डाला था और वो जब भी बाहर आता है तभी सिर्फ 9000 kg ही बाहर आता है. 10,000 kg, सॉरी, आपने 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल अंदर डाला था और जब भी बाहर आता है तभी सिर्फ 9000 kg ही बाहर आता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1000 kg का प्रोडक्शन के अंदर जो बाहर नहीं आया, दैट इज नथिंग बट वेस्ट और स्क्रैप. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई कितना वेस्ट हो रहा है. या फिर टेक अनदर एग्जांपल, आपने 200 प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल मशीन के अंदर डाला और बाहर सिर्फ 190 प्रोडक्ट्स ही आए. इसका मतलब क्या हुआ कि 10 प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है. तो इनपुट आउटपुट क्या करता है? ये मेथड हमने कितना इनफ्लो किया और कितना आउटफ्लो किया उसे मेजर करता है, डिफरेंस को स्क्रैप कैलकुलेट करता है. ये मेथड हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में लगा सकते हैं? जहां पे स्क्रैप एक्चुअली बनता हो. कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पे कोई स्क्रैप है ही नहीं, तो यहां पे हम ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस नहीं कर सकते. दूसरा एक मेथड है विच इज फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग. दूसरा मेथड क्या है? फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग. फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मटेरियल फ्लोज एज वेल एज मटेरियल लॉसेज इनकर्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. ये इनपुट आउटपुट का एक थोड़ा बड़ा वर्जन है, डिटेल्ड वर्जन है. ये क्या बोल रहा है? आप आपके एक्टिविटीज को 3 स्टेज में क्लासिफाई करो. एक है मटेरियल इन प्रोसेस, दूसरा है सिस्टम यानी इन हाउस हैंडलिंग, और तीसरा है डिलीवरी एंड डिस्पोजल. यानी ये क्या बोलता है? आप ये 3 कैटेगरी में आपके मटेरियल को क्लासिफाई करो. फॉर एग्जांपल, गोडाउन में आप देखो कितना मटेरियल था, समझो 100 केजीज था. फिर आपने प्रोडक्शन में जब 100 केजीज डाला तो प्रोडक्शन से बाहर आया तभी सिर्फ 90 केजीज आया, और जब भी आपने डिलीवरी की कस्टमर्स को तभी सिर्फ 80 केजीज की डिलीवरी कर पाए. तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई गोडाउन में 10 केजीज का वेस्ट हुआ है और प्रोडक्शन में 10 केजीज का वेस्ट हुआ है. तो फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बोलेगा कि भाई एवरी स्टेज पे कितना वेस्ट हो रहा है उसे आप एनालाइज करो. तीसरा मेथड है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. हमने ऊपर लाइफ साइकिल देखा, तो ये मेथड क्या बोलता है कि आप एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए एनवायरमेंट कॉस्ट को एनालाइज मत करो. रादर देन यू एनालाइज the cost and revenue of a particular product related to environment for the entire life cycle of their product. यानी ये प्रोडक्ट समझो 20 इयर्स के लिए टिकने वाला है, ऐसा हमने फोरकास्ट किया है. तो 20 साल के अंदर अंदर ये कितना एनवायरमेंट को डैमेज करेगा या फिर ये कितना एनवायरमेंट कॉस्ट इनकर करवाएगा, उसका पूरा एनालिसिस आप करो. दैट इज नथिंग बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. और 4th टेक्निक जो ये लोग ने दिया है, दैट इज नथिंग बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एग्जाम में अगर आपको समझता है तो इट विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी वो लोग ने 2 टाइप के कॉस्ट दिए हैं. एक है एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट. अभी ये एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट क्या है? एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. फॉर एग्जांपल, क्लीनिंग ऑफ द रिवर्स, फिर व्हाट वी कॉल क्लीनिंग ऑफ द रिवर्स एक आप एग्जांपल ले सकते हो, या फिर जनरेशन ऑफ गैसेज इन द एयर. अभी ये सारे जो कॉस्ट है ना, ये ऐसे कॉस्ट है जो आप प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं कर सकते हो या आप एक्टिविटी को एलोकेट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी में से हवा में समझो गैसेस जा रहे हैं विच आर हार्मफुल, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई कौन सी एक्टिविटी की वजह से गैस जा रहा है या फिर कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से गैस जा रहा है. या फिर आप सारा वेस्ट रिवर में डाल रहे हो और रिवर क्लीनिंग का आपने कॉस्ट किया, तो रिवर क्लीनिंग में कौन से प्रोडक्ट का कितना वेस्ट था वो आप गेस नहीं कर पाओगे. तो दैट इज एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट. इसको हम एबीसी कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते. बट सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट इज एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट. एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट इज स्पेसिफिक कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. इसको आप बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स डिवाइड कर सकते हो और हर एक प्रोडक्ट को एलोकेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपने R&D एक्टिविटी की है, आपने समझो आपके कंपनी में 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट के लिए आपने R&D एक्टिविटी की कि भाई रिसर्च करके देखो इसमें से कितना एनवायरमेंट का वेस्ट हो रहा है और हम कैसे वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो नाउ यू स्पेसिफिकली नो कि भाई ये 2 प्रोडक्ट के लिए R&D एक्टिविटी हुआ है. उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? उसका कॉस्ट ड्राइवर इज मैन आवर. समझो आपने 100 आवर्स लगाए हैं, उसमें प्रोडक्ट ए के लिए आपने 70 आवर्स लगाए, प्रोडक्ट बी के लिए आपने 30 आवर्स लगाए और आपका टोटल कॉस्ट था 10,000. तो यू नो स्पेसिफिकली कि प्रोडक्ट ए में अगर मैंने 70% टाइम दिया है तो 7,000 विल गो टू प्रोडक्ट ए एंड 3,000 जिसमें 30% टाइम दिया दैट विल गो टू प्रोडक्ट बी. तो स्पेसिफिकली आप एक्टिविटी के हिसाब से उसके कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो. दूसरा एग्जांपल है डिस्पोजिंग वेस्ट. अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोई वेस्ट है तो यू मस्ट नो आप उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? यूनिट्स डिस्पोज्ड. यानी प्रोडक्ट ए में से समझो 10,000 प्रोडक्ट का वेस्ट आया, तो अगर आपने समझो टोटल
10,000 यूनिट्स का वेस्ट डिस्पोज किया है और आप कंपनी में 3 प्रोडक्ट बना रहे हो एंड आपको स्पेसिफिकली पता है कि मटेरियल ए है, समझो प्रोडक्ट ए है, वो 40% वेस्ट जनरेट करता है, प्रोडक्ट बी है वो 30% वेस्ट जनरेट करता है और प्रोडक्ट सी है वो भी 30% वेस्ट जनरेट करता है। तो यू स्पेसिफिकली नो कि ये 10,000 जो टोटल वेस्ट आया उसमें से 40% ए का है, 30% बी का है, 30% सी का है। तो बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी एंड कॉस्ट ड्राइवर यू कैन अलोकेट स्पेसिफिक एनवायरमेंट कॉस्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तीसरा है, समझो आपने प्लांटिंग ट्रीज किया है तो कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फैक्ट्री डालने के लिए आपने वहां पे ट्रीज कट किए थे और आप अभी दूसरी जगह ट्रीज प्लांट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड के बेसिस पे आप कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं। तो एबीसी कॉस्टिंग क्या बोलता है, कॉस्ट ड्राइवर, पहले आप एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, फिर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो, फिर टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर दैट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो और वो टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर दो। ये 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं कोई भी एबीसी कॉस्टिंग का सम आया तो हमने 4 टेक्निक्स कौन से देखे एनवायरमेंट कॉस्ट को अकाउंट करने के लिए। एक है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, दूसरा है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और चौथा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी यहाँ पे जो थर्ड स्टेप था कि कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट कॉस्ट, यानी हमें पता तो चल गया कि हम एनवायरमेंट के लिए कितना कॉस्ट इनकर करते हैं, अभी हमें इसे कंट्रोल करना है। वी हैव टू एंश्योर कि भाई हम कम कॉस्ट इनकर करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई टू कंट्रोल दिस कॉस्ट एज मेंशन बिलो। तो सबसे पहले तो ये 5 ऐसे वेस्ट है, फिजिकल वेस्ट है जो हर कंपनी इनकर करती है। तो सबसे पहले तो कंपनी को पता होना चाहिए कि ये 5 टाइप के वेस्ट इनकर होते हैं और फिर ये 5 टाइप के वेस्ट को कैसे कम कर सकती है, कैसे कंट्रोल कर सकती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। कौन से 5 टाइप के वेस्ट है, सबसे पहला है एक्चुअल फिजिकल वेस्ट, दूसरा है वाटर का वेस्ट, तीसरा है एनर्जी का वेस्ट, चौथा है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल का वेस्ट और पांचवा है कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल का वेस्ट। ये 5 टाइप के वेस्ट हर एक कंपनी, यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज इनकर करती है। तो अभी सबसे पहले जो फिजिकल वेस्ट है फैक्ट्री में बन रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यू कैन यूज द मास बैलेंस अप्रोच। अभी ये मास बैलेंस अप्रोच क्या है, मास बैलेंस अप्रोच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मच मटेरियल इज वेस्टेड इन प्रोडक्शन whereby the weight of materials bought is compared to the product yield। यानी जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस था ना वैसा ही कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं ताकि पता चले कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। अभी वो वेस्ट को भी आप 2 टाइप के कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक है मॉनेटरी कॉस्ट, दूसरा एनवायरमेंट कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट क्या है, पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग आइडेंटिफाइड बाय डिटरमाइनिंग वेस्टेड मटेरियल, यानी एक्चुअली जो वेस्ट बना है उसका मॉनेटरी कॉस्ट कितना है। एक तो वो वेस्ट होगा, समझो आपने 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था, उसमें से 9,000 ही बने, 1,000 यूनिट्स वेस्ट हुए, तो 1,000 यूनिट्स का जो एक्चुअली खर्चा लगा है दैट इज वेस्ट, दैट इज मॉनेटरी वेस्ट। एनवायरमेंट वेस्ट क्या है, लॉस्ट लैंड रिसोर्सेज एंड जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेट्रा। अभी वो 1,000 यूनिट्स जो वेस्ट हुए उसके लिए आपने एक तो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया होगा, वाटर यूज किया होगा, लैंड यूज किया होगा, तो एक तो मॉनेटरी खर्चा हुआ, दूसरा एनवायरमेंट का खर्चा हुआ। तो वी हैव टू एंश्योर कि भाई मॉनेटरी खर्चा भी कम हो और एनवायरमेंट रिलेटेड जो खर्चा है जो हम बोन नहीं करते, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट, वो भी कम हो। तो ये एक हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा वेस्ट जो हम बिजनेस में करते हैं दैट इज वाटर का वेस्ट। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है, तो यहाँ पे वो लोगों ने क्या किया है, बिजनेसेस पे फॉर द वाटर ट्वाइस। मोस्टली बिजनेसेस पे फॉर द वाटर ट्वाइस। कैसे, फर्स्ट टू बाय इट, एक तो वाटर की पाइपलाइन लेने के लिए हम पैसा भरते हैं, दूसरा टू डिस्पोज इट, पानी अगर खराब हो जाता है इंडस्ट्री में तो उसको डिस्पोज करने के लिए भी हमें पैसा लगेगा। तो हम ये वाटर के वेस्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके वाटर का वेस्ट कम कर सकते हैं। तीसरा जो वेस्ट है दैट इज एनर्जी का वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एनर्जी हो गई, वो सारे वेस्ट हो रहे हैं, तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, तो यू कैन यूज सोलर इक्विपमेंट, यू कैन इंस्टॉल 5 स्टार रेटेड इक्विपमेंट। तो ये सारी चीजें करके हम एनर्जी का वेस्ट भी हमारे बिजनेस में कम कर सकते हैं। चौथा वेस्ट है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल वेस्ट। EMA techniques may be used to identify savings in terms of travel and transport of goods and material। गुड्स एंड मटेरियल हम जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तभी हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स यूज करने चाहिए ताकि वो एमिशन गैस का कम करे। अच्छा व्हीकल यूज करना चाहिए, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो एनवायरमेंट में गैस कम जाएगा, तो एनवायरमेंट सेव होगा। दूसरा रूट ऑप्टिमाइजेशन एंड जीपीएस ट्रैकिंग, यानी कम से कम रूट में अच्छे से अच्छे तरह से वो पहुंच जाए। इफ ही यूजेस द शॉर्टेस्ट रूट तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम होगा, उतना पेट्रोल कंजम्पशन या फिर डीजल कंजम्पशन कम होगा, तो उतना एनवायरमेंट बचेगा। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल का जो वेस्ट है वो भी हम कम कर सकते हैं। और लास्ट है कंज्यूमेबल एंड रॉ मटेरियल। एक्चुअली रॉ मटेरियल का वेस्ट हो रहा है, उसे हम कैसे कम करेंगे, दीज आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड डिस्कशंस विद मैनेजमेंट कैन रिड्यूस सच कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, टोनर कार्टेजेस फॉर प्रिंटर कुड बी रिफिल्ड रादर देन रिप्लेस्ड। यानी अगर हम एक्चुअली जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इनकर कर रहे हैं
उसे कम करना हो तो मैनेजमेंट से बात करो और ऐसे कुछ करो ताकि हम रिसाइकल करें या फिर रिफिल यूज करें। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया कि अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस में हो तो जो कार्टेजेस आप यूज करते हो उसे नया हर बार डालने की जगह आप रिफिल किया करो। तो रिफिल करोगे तो जो कार्टेज प्लास्टिक का बनता है वो प्लास्टिक सेव होगा और ऐसे कितने सारे प्लास्टिक अगर हम सेव करेंगे तो एनवायरनमेंट भी सेव होगा। तो ऐसे हम जो 5 टाइप के वेस्ट है एक्चुअली फिजिकल वेस्ट, वाटर का वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड द फिफ्थ इज कंज्यूमेबल एंड रॉ मटेरियल वेस्ट। ये 5 वेस्ट को हम ऐसे टेक्निक्स यूज करके कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ ईएमए इन प्रोडक्ट प्रोसेस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, यानी ईएमए का डिसीजन मेकिंग में क्या काम है वो हम देखते हैं। The correct costing of product is a precondition for making sound business decisions. The accurate product pricing is needed for strategic decision regarding the volume and size of products to be produced. यानी हमें exact accurate cost चाहिए प्रोडक्ट का, तभी हम कोई strategic decision ले पाएंगे। EMA converts many environmental cost, overhead cost into direct cost and allocate them to the product. यानी EMA क्या करता है, ये actually जनरल ओवरहेड्स में से एनवायरमेंट का कॉस्ट अलग निकालता है और वो एनवायरमेंट के कॉस्ट को ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को एलोकेट करता है ताकि हमें स्पेसिफिकली पता चलेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट वर्स्ट है एनवायरमेंट के लिए, कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एनवायरमेंट के लिए, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो हमें अगर प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स मिलती है तो हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और मैनेजमेंट प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाएगा कि हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया कि अगर हम एनवायरमेंटल कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। द रिजल्ट्स ऑफ इंप्रूव्ड कॉस्टिंग बाय ईएमए में इंक्लूड, क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो डिफरेंट प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिकैलकुलेटेड कॉस्ट, हम प्रोडक्ट का एक्यूरेट प्राइसिंग डिसाइड कर पाएंगे। जो प्रोडक्ट में एनवायरमेंट कॉस्ट सबसे ज्यादा है उसका हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, बाकी का प्राइस कम कर सकते हैं। दूसरा रीएवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, हम प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि प्राइस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर फेजिंग आउट सर्टेन प्रोडक्ट्स वेयर चेंजेस ड्रामेटिक, अगर हमें पता चल रहा है कि 90% ऑफ आवर वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर वन प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दो, तो 90% आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट सेव हो जाएगा। फिर रीडिजाइनिंग द प्रोसेस और प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस एनवायरमेंट कॉस्ट, हम प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर सकते हैं या फिर हम उन्हें कुछ ऐसा टेक्निक्स या ऐसे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे एनवायरमेंट कॉस्ट कम हो जाए। लास्ट, इंप्रूविंग हाउसकीपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, यानी हम कंटिन्यूसली ऐसा कुछ प्रोसेस इंप्लीमेंट करें और उसे मॉनिटर करते रहे ताकि हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता रहे। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, दिस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट है चैप्टर का which is pros and cons of implementing EMA, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैनेजिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट इज नॉट इजी प्रोसेस, EMA इंप्लीमेंट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है बिजनेस में। क्यों? क्योंकि एक तो ये कॉस्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इसे मेजर करना ही डिफिकल्ट है, ऊपर से उसका अकाउंटिंग करो, तो ये सारे बहुत सारे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जिसकी वजह से ये इजी प्रोसेस नहीं है। क्यों इजी नहीं है? तो यहाँ पे 3 रीजन दिए। एक तो EMA इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, सबसे पहले तो एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना इज ओनली वेरी डिफिकल्ट। आइडेंटिफाई करने के बाद कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई करना इज मोर डिफिकल्ट। एंड वंस डिफाइंड सम ऑफ द कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट एंड आइडेंटिफाई, यानी एक तो टोटल EMA का कॉस्ट आइडेंटिफाई करना ही डिफिकल्ट है, उसके बाद अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया तो हर एक प्रोडक्ट और प्रोसेस में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है और उसका कितना कॉस्ट आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना इज मोर डिफिकल्ट। एंड कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली इफ द कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड, यानी अगर हम एक बार टोटल EMA कॉस्ट और प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे तभी ही हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, उसके बिना कॉस्ट कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल के हमें कॉस्ट का डेटा चाहिए, इसलिए EMA इंप्लीमेंट करना इज नॉट एन इजी प्रोसेस। अभी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? तो EMA का सबसे एडवांटेज पहला क्या है कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमें ऊपर देखा डिसीजन लेंगे प्राइस का, वेस्ट का, कोई प्रोडक्ट अगर ज्यादा वेस्ट जनरेट करता हो तो उसे फेस आउट कर देंगे, तो इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कॉस्ट भी कम होगा, और कॉस्ट भी कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी इंप्रूव होगा। तो ये 3 एडवांटेज हमें मिलेंगे, लेकिन ये 3 जो एडवांटेज है ना यही हमारे कॉन्स बन सकते हैं यहाँ पे। क्यों? अगर ये प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करें तो ऐसा ना हो कि जितना कॉस्ट सेविंग मिल रहा है उससे ज्यादा ये सिस्टम इंप्लीमेंट करने का ही कॉस्ट आ जाता है, तो इंक्रीज इन कॉस्ट हो जाएगा। फिर एडिशनल बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट टू इंप्लीमेंट EMA, टॉप मैनेजमेंट का एक एडिशनल बर्डन आ जाएगा, उन्हें ये और चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड देयर इज कॉस्ट ऑफ फेलियर, चलो अगर आपने इंप्लीमेंट किया भी लेकिन फेल हो गया सिस्टम, तो अगर सिस्टम फेल होता है तो भी वो हमारा कॉस्ट वेस्ट होगा। तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ EMA। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ EMA भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से ऊपर से देख लेते हैं कि भाई ये चैप्टर 4 में
हमने कौन से टेक्निक्स है वो देखे। सबसे पहले हमने यहाँ पे चैप्टर में देखा कि भाई कॉस्ट कंट्रोल क्या है और कॉस्ट रिडक्शन क्या है। कॉस्ट कंट्रोल इज सेटिंग द स्टैंडर्ड एंड देन इंश्योरिंग दैट अवर कॉस्ट डज नॉट एक्सीड दैट स्टैंडर्ड। और कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन इज नथिंग बट रिड्यूस द कॉस्ट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड। कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो? 4 वेज कर सकते हो। एक तो प्रोडक्ट डिजाइन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फैक्ट्री और चौथा प्रोडक्शन प्लान। इसमें क्या था कि प्रोडक्ट डिजाइन के फेज में 80% ऑफ द कॉस्ट इज कमिटेड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। तो जब भी आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हो तभी आप ट्राई करो कि कॉस्ट रिडक्शन हो जाए। उसके बाद हमने टारगेट कॉस्टिंग देखा। टारगेट कॉस्टिंग क्या था? सबसे पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, उसके बाद डिजायर्ड प्रॉफिट डिसाइड करो, उसको लेस करोगे तो आपको मिलेगा टारगेट कॉस्ट। वो टारगेट कॉस्ट को अचीव करने की ट्राई करो, लेकिन जब भी टारगेट कॉस्ट अचीव करते हैं तभी ध्यान रखने का कि क्वालिटी डिग्रेड ना हो। फिर हमने देखा था स्टेप्स फॉर टारगेट कॉस्टिंग। उसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। उसके अंदर हमने 2 टॉपिक देखे थे, एक वैल्यू एनालिसिस और एक वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू एनालिसिस मतलब नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करो, वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज पे स्पेशल फोकस दो। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब नए प्रोडक्ट्स में जब आप वैल्यू एनालिसिस अप्लाई करते हो तो उसे हम बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। फिर हमने कुछ स्टेप्स देखे थे कि हम कैसे वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो व्हाट वी कॉल एलिमिनेट करो नॉन वैल्यू एडिंग फंक्शंस को। फिर अगर आप रिलायबिलिटी कम कर सकते हो, ड्यूरेबिलिटी कम कर सकते हो, डिजाइन को चेंज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हमने यहाँ पे स्टेप्स देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा? प्रिंसिपल्स देखे टारगेट कॉस्टिंग के, इंपैक्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग देखा, टारगेट कॉस्टिंग का यूज होता है वो देखा, मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिर प्रोज एंड कॉन्स देखे टारगेट कॉस्टिंग के, और लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि टारगेट कॉस्टिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्री पैरेलली साथ में चलता है। फिर एक फंक्शनल एनालिसिस का पॉइंट देखा, और अगर हम टारगेट कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं और क्वालिटी डिग्रेड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे वो हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हमेशा 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। कौन से? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि कभी सेल ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कौन से स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रैटेजीज देखे हमने लाइफ साइकिल के चारों स्टेजेस के। उसके बाद ये 4 स्टेज को बीसीजी मैट्रिक्स में कैसे वो लोग ने इंप्लीमेंट किया या फिर इंटीग्रेट किया है वो हमने देखा। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स क्या थे ये पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, वो हमने देखे। और इसे हम कहां यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज अ प्लानिंग टूल, कंट्रोल टूल या फिर फोरकास्टिंग टूल, वो हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने यहाँ पे देखा परेटो एनालिसिस। परेटो एनालिसिस इज नथिंग बट 80-20 रूल। योर 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर having the cause of only 20%, यानी if you solve those 20% causes, your 80% problems will be solved. फिर और एक एग्जांपल लेना हो तो your 20% of your revenue comes from 80% of the customers. So sorry, your 80% of the revenue comes from 20% of the customers. So अगर आप 20% कस्टमर्स का अच्छे से ध्यान रखते हो तो आपको 80% रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये 80-20 रूल है। ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक 80-20 नहीं है, दिस कुड बी 70-30, 60-40, बट ओवरऑल ये विल्फ्रेड परेटो ने दिया था कि भाई 80-20 अगर आप बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आप अच्छे से जो आपकी अथॉरिटीज है वो डेलीगेट कर सकोगे, टॉप मैनेजमेंट को भी और लोअर मैनेजमेंट को भी। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने देखा दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या करना है हमें? एनवायरमेंट कॉस्ट को अकाउंट करना है। कैसे करेंगे? तो एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन का यूज करके। फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई की है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला था एनवायरमेंट कॉस्ट क्लासिफाइड इनटू कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कौन सा? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। उसके बाद हमने देखा कि भाई हम ये कॉस्ट को मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई और एलोकेट करना है। उसके लिए 4 टेक्निक थे, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। तो एनवायरमेंट कौन से टाइप्स में एनवायरमेंट कॉस्ट इनकर होता है? तो 5 टाइप में। एक तो वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। तो ये 5 टाइप के वेस्ट को हमें कंट्रोल करना है। लास्ट में हमने देखा कि ईएमए का यूज करके हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हमने फिर देखा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो आई होप दिस चैप्टर 4 इज क्लियर। यहाँ पे हम चैप्टर 4 कंप्लीट करते हैं। अभी मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चन ये चैप्टर 4 के केस स्टडी डाइजेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ पे एनवायरमेंट का टॉपिक देखा। तो अभी पढ़ाई में भी आप जहां पर भी पढ़ रहे हो वह आपका जो एनवायरमेंट है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव होना चाहिए। अगर आपके घर के आजू बाजू में लाइब्रेरी है तो गो एंड यूज दैट लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी में कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके घर पे पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप विंडो के सामने बैठ के पढ़ रहे हो या फिर टीवी के सामने बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर आप जो टेबल पे पढ़ रहे हो वहां पे आपने सेलफोन भी रखा है, बाकी सब्जेक्ट्स की बुक भी रखी है, खाना भी रखा है, ये वो। जहां पे आप पढ़ रहे हो उसका एनवायरनमेंट एकदम कंड्यूसिव होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी आपको पढ़ाई करने की मन होगी। आई वुड से आप जब भी पढ़ रहे हो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो वो सब्जेक्ट की बुक्स ही आपके टेबल पे होनी चाहिए। साथ में एक वाटर बॉटल होना चाहिए जहां से आप पानी पी सकते हो।
और अच्छा आपको कोई थोड़ा बहुत स्नैक्स चाहिए तो लाइट फ्रूट्स या फिर ऐसा कोई स्नैक्स आप रखो जो आप खाते वक्त खा सकते हो, ठीक है। तो अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ना, शांत एनवायरनमेंट में पढ़ना, सोशल मीडिया को मत देखना, हाइड्रेटेड रहना, फ्रूट्स खाते रहना और ऑलवेज ऐसे क्या खुश होकर पढ़ना। अगर आप खुश रह के पढ़ते हो तो आप श्योरली अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से रिटेन कर पाओगे और वो सब आपके पेपर्स में देखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।